जय हिंद स्टूडेंट्स, आई एम प्रथमेश रंजनी और मैं आप सभी का डिफेंस वाला के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इकोनॉमिक्स के हम लोगों ने 2 लेक्चर्स कर लिए थे, आज तीसरा लेक्चर हम लोग करने वाले। देखिए, इकोनॉमिक्स के अंदर एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि जितना भी आपने पढ़ लिया है ना अभी तक, उन सारी चीजों को आप करंट से कनेक्ट करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन इकोनॉमिक्स में किस तरीके के आते हैं। क्वेश्चंस जो हैं वो काफी आसान होते हैं, बहुत आसान होते हैं। बस यूपीएससी का नेचर होता है कि वो करंट से उसको कनेक्ट कर देता है। मतलब करंट में अगर इकोनॉमिक्स को लेकर कोई न्यूज आ रही है तो ट्राई कीजिएगा कि जो कॉन्सेप्ट मैं आपको पढ़ा चुका हूं उन कॉन्सेप्ट से उनको कनेक्ट कर लीजिए, बिकॉज जो क्वेश्चन आएगा ना वो इसी तरीके का आने वाला है, कॉन्सेप्चुअल बेस्ड होता है, प्लस उसमें करंट ऐड हो जाता है। तो ये 2 चीजें आपको याद रखनी है। चलिए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। आज काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है। प्लानिंग इन इंडिया की बात करेंगे। इकोनॉमिकल प्लानिंग, जो हमारे 5 ईयर प्लान्स है, क्या हिस्ट्री रही है प्लानिंग इन इंडिया की, क्या क्या डेवलपमेंट हुए हैं, किस प्लान के टाइम पर कौन सा अचीवमेंट हम लोगों ने किया था, मतलब क्या चीज डेवलप हो गई थी भारत के अंदर। तो काफी डिटेल में इन सारी चीजों को पढ़ेंगे। और ये जो लेक्चर आज का हमारा होने वाला है वो लेक्चर कुछ इस तरीके का है कि सिर्फ मैं सीडीएस की बात नहीं करूंगा, सीडीएस के अलावा भी अगर आप एनडी की तैयारी कर रहे हैं, सीएपीएफ की तैयारी कर रहे हैं, या कोई भी ऐसी वनडे एग्जामिनेशन जिसमें इकोनॉमिक्स आता है, उसमें आप देखिएगा कि प्लानिंग इन इंडिया से क्वेश्चन हमेशा आएगा ही। एनी हाउ प्लानिंग इन इंडिया से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो ये जो क्वेश्चंस है ये डायरेक्टली आपको यहां से मिल जाएगा, इस लेक्चर से मिल जाएगा, बिकॉज एक्जैक्टली वही क्वेश्चंस जो है, जो क्वेश्चंस जिस तरीके के आते हैं, जो क्वेश्चंस आते हैं, वही हम कहीं ना कहीं यहां पर पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या पढ़ना है आज हम लोगों को? आज हम पढ़ने वाले हैं इकोनॉमिकल प्लानिंग इन इंडिया। भारत के अंदर जो इकोनॉमिकल प्लानिंग है वो किस तरीके से हुई है। अब ऑब्वियसली इकोनॉमिकल प्लानिंग जो है वो भारत के अंदर काफी लंबे समय से चल रही है। देश की आज़ादी से पहले से डिमांड उठ रही थी कि भारत के अंदर एक प्रॉपर प्लान्ड इकोनॉमी होनी चाहिए। देश की इकोनॉमी को बढ़ावा अगर देना है, देश की इकोनॉमी बढ़ानी है, देश की आर्थिक स्थिति को सुधारना है, तो एक प्रॉपरली प्लान्ड इकोनॉमी होनी चाहिए। तो उसका पूरा डिटेल में हम पढ़ेंगे कि कितने लोगों ने, कब से इंडियन नेशनल कांग्रेस ने डिमांड रखी, बॉम्बे प्लान की हम बात करेंगे। उसके अलावा जो है एम.एन. रॉय साहब ने भी डिमांड रखी पीपल्स प्लान के बारे में। मतलब काफी डिटेल में हम सारी चीजों को पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पर सबसे पहले जानना जरूरी है कि What do you understand by the economical planning? प्लानिंग का क्या मतलब होता है? देखिए, सबसे पहली बात, प्लानिंग क्या होता है? आप अगर किसी गोल को अचीव करना चाहते हैं, अगर आपका गोल है कि आपको सीडीएस एग्जाम को क्रैक करना है और आप आईएमए के अंदर जाना चाहते हैं और एज अ लेफ्टिनेंट आप पास आउट होना चाहते हैं, अब ये आपका गोल है। अब इस गोल को अचीव करने के लिए आप क्या करते हैं? आप एक प्रॉपर प्लानिंग करते हैं। उस प्लानिंग में आप क्या चीजें इंक्लूड करेंगे कि मुझे इतने घंटे पढ़ाई करनी होगी, मैं अपनी हैबिट्स के अंदर चेंज करूंगा, क्योंकि हैबिट्स के अंदर चेंज करूंगा तभी एसएसबी के अंदर मैं क्लियर कर पाऊंगा। एसएसबी को, ऑफिसर्स लाइक क्वालिटी, तभी आएगी जब मैं अपनी हैबिट्स को चेंज करूंगा। वो 15 दिन में तो आ नहीं जाएगी ना कि 15 दिन कहीं क्लास कर ली और बन गए ऑफिसर, वो तो होता नहीं है। तो इस तरीके से जब आप एक प्रॉपर प्लान करते हैं कि मैं इतना टाइम इस सब्जेक्ट को देने वाला हूं, प्रीवियस ईयर पेपर्स को एनालाइज करता हूं, उसके बाद ही आप अपने गोल को अचीव कर पाते हैं। इकोनॉमिकल प्लानिंग भी इसी तरह की होती है कि आप एक प्रॉपर प्लान करते हैं और आप जो गोल अचीव करना चाहते हैं इकोनॉमिकल बेस के ऊपर। देखिए, किसी कंट्री का इकोनॉमिकल बेस पे क्या गोल हो सकता है कि देश फ्लोरिश हो, देश के अंदर गरीबी ना रहे, ग्रोथ रेट हमेशा जो है वो बढ़ता रहे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की हम यहां पर बात कर सकते हैं, यही यहां पर गोल होता है। अब इस गोल को अचीव करने के लिए जो प्लान किए जाते हैं कि इकोनॉमी के इस सेक्टर में हमें इतना इन्वेस्टमेंट करना होगा, इस सेक्टर में इतना इन्वेस्टमेंट करना होगा, इस तरह की पॉलिसीज बनानी होगी, इसी को मेजरली कहा जाता है इकोनॉमिकल प्लानिंग। अब हमारे देश के लिए इकोनॉमिकल प्लानिंग जरूरी क्यों है? सबसे बड़ी बात यह भी है कि भारत जैसे देश के लिए इकोनॉमिकल प्लानिंग जरूरी क्यों है। देखिए, दुनिया के जितने भी देश आप देख लीजिएगा, जिन देशों की पॉपुलेशन काफी ज्यादा है, मतलब जिनकी जनसंख्या बहुत ज्यादा है, उन देशों के साथ हमेशा समस्या रहती है कि उनके पास मैन पावर तो है, मैन पावर समझ रहे हैं, काम करने वाले लोग तो हैं, बट लोगों के पास काम नहीं होता है। क्यों? क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या आ जाती है, पॉवर्टी भी ज्यादा होती है, जिन कंट्रीज की पॉपुलेशन काफी ज्यादा, ये चीजें होती ही है। अब यहां पर एक तरीका ये होता है कि उस मैन पावर को कन्वर्ट करना, उस मैन पावर को कन्वर्ट करके इकोनॉमी के लिए उसे पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू के थ्रू ले जाना, या उसे बढ़ाने के लिए उस मैन पावर का यूज करना, इसके लिए भी एक प्रॉपर प्लानिंग करना जरूरी है। तो दैट्स वाई हमारे देश में इकोनॉमिकल प्लानिंग करना बहुत जरूरी है। एक प्लान्ड इकोनॉमी हमारे यहां पर बहुत जरूरी है, बिकॉज देश बहुत बड़ा है, देश की अर्थव्यवस्था भी लगातार बढ़ती जा रही है। और यहां पर ऐसी कंडीशन में हम ये चीज बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकते कि अर्थव्यवस्था पे थोड़ी सी भी, मैं थोड़ी सी माइनर सी की बात कर रहा हूं, थोड़ी सी भी दरार आ जाए, क्योंकि हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते। देश जिस स्टेज के अंदर भी चल रहा है, स्टेज कौन सी है? ग्रोइंग स्टेज है हमारे देश की, उसमें इकोनॉमिकल प्लानिंग बिल्कुल सही होनी चाहिए। पर ये तो अभी की बात हम कर रहे हैं, पहले का क्या? पहले इकोनॉमिकल प्लानिंग कैसे होती थी देश में? जो देश आया है आज तक, ऐसा तो नहीं हो गया ना कि 5 या 10 साल के अंदर सडनली इतना ग्रो हमने कर लिया।
इट टेक्स टाइम, टाइम लगा होगा। तो पूरी हिस्ट्री के बारे में हम जानेंगे क्योंकि क्वेश्चन भी यहीं से आते हैं। इसके बाद एक और सवाल मन में आता है कि ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। इकोनॉमिकल प्लानिंग अगर कोई कंट्री करती है, कोई नेशन इकोनॉमी को लेकर प्लान कर रहा है, तो उसके मेजर ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। देखिए एज अ नेशन जब हम बात कर रहे हैं, नेशन मतलब कौन से इकोनॉमिक्स के अंदर आएगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स या मैक्रो इकोनॉमिक्स, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जब हम ओवरऑल नेशन की बात करते हैं, एज अ होल इकोनॉमी की बात करते हैं, किसमें आता है बताइएगा। चलिए इस पे आ जाते हैं। ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं आपके इकोनॉमिकल प्लानिंग के, मेजर ऑब्जेक्टिव क्या होता है। आप सोचिए किसी नेशन के अंदर अगर इकोनॉमिकली प्लानिंग की जा रही है, नेशन के अंदर उस देश की आर्थिक स्थिति को सुधारने की कोशिश की जा रही है या जीडीपी को ग्रो करने की कोशिश की जा रही है, प्रोडक्शन बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, उसके लिए एक प्लान किया जाता है। उस प्लान का ऑब्जेक्टिव क्या है, मेजर ऑब्जेक्टिव्स क्या है। तो देखिए ये ऑब्जेक्टिव्स कई बार एग्जामिनेशंस के अंदर पूछे जाते हैं, बहुत डिफिकल्ट है नहीं, एक एक पॉइंट को आप पढ़ेंगे तो ही समझ में आ जाएगा। पहला आता है इकोनॉमिकल डेवलपमेंट। सीधी सी बात है, अगर प्लानिंग कर रहे हैं तो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट तो करना ही है यहां पर, ताकि देश की इकोनॉमी बूस्ट हो। जिस देश की इकोनॉमी बूस्ट होगी वहां के लोग खुश रहेंगे, लोग खुश रहेंगे तो अपना काम वो सही तरीके से करेंगे। तो दैट्स व्हाई इकोनॉमिकल डेवलपमेंट पहला गोल होता है। दूसरा इंक्रीज्ड लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अनएम्प्लॉयमेंट एक ऐसी समस्या है हमारे देश के अंदर जो लगातार लंबे समय से बनी हुई थी। आप देखिएगा जब देश आजाद हुआ, देश आजाद होने के बाद जब से देश में प्लानिंग शुरू करी, प्लानिंग कमीशन पहले देश में प्लानिंग करता था, अब नीति आयोग कर रहा है, तब से लेके एक जो बड़ी मेजर समस्याएं, एक नहीं है दो समस्याएं, दोनों के बारे में बात करेंगे। पहली अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी, वो अभी तक बनी हुई है, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम्स होती है ये लॉन्ग टाइम प्रॉब्लम्स होती है, शॉर्ट टाइम प्रॉब्लम्स नहीं होती है। शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम्स में क्या है कि आप जल्दी से उसको सुलझा लेंगे, पर अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम है, इसको सुलझाने में थोड़ा सा समय लगता है। तो बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या है और इसको तभी आप कर्ब कर सकते हैं, इस पर तभी आप कंट्रोल कर सकते हैं जब आपकी इकोनॉमी की प्लानिंग बहुत अच्छी हो। बेरोजगारी अगर देश में है तो आपको देश की इकोनॉमी को डेवलप करना ही पड़ेगा, नई फैक्ट्रीज लगानी ही पड़ेगी, प्रोडक्शन को बढ़ाना ही पड़ेगा, बिकॉज प्रोडक्शन जब बढ़ेगा तब जाके तो लोगों को रोजगार मिलेगा। तो ये भी एक मेजर ऑब्जेक्टिव होता है। इसके बाद सेल्फ सफिशिएंसी, सेल्फ सफिशिएंसी आप अभी देख ही रहे हैं, आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर हम हर क्षेत्र के अंदर हो रहे हैं। सीडीएस का एग्जामिनेशन, आप एग्जामिनेशन दे रहे हैं सीडीएस का, आपको पता होना चाहिए कि भारत पहले कितनी चीजें इंपोर्ट करता था, कितनी चीजें इंपोर्ट करता था बाहर के देशों से। मैं वेपन्स की बात कर रहा हूं, आज आप खुद देखिए कि हमारे देश में मेन मेड वेपन्स कितने ज्यादा है। मेन मेड की तो नहीं बात करूंगा, मेन मेड तो सभी रहते हैं। ये कह सकते हैं कि हमारे देश में सेल्फ मेड वेपन्स कितने ज्यादा है। आप देख लीजिए, आप आईएनएस विक्रांत की हम बात करते हैं, कुछ समय पहले हम लोगों ने एक सबमरीन बनाई थी, बहुत सारी ऐसे वेपन्स हैं। एयरक्राफ्ट करियर्स की हम बात कर रहे हैं जो भारत अब खुद बना रहा है, वेपन टेक्नोलॉजी भारत के अंदर डेवलप की जा रही है। तो सेल्फ सफिशिएंसी भी एक बहुत बड़ा मेजर प्लानिंग के अंदर एक ऑब्जेक्टिव होता है, क्योंकि जितना ज्यादा कम हमारा इंपोर्ट होगा, जितनी कम चीजें हम दुनिया के दूसरे देश से मंगवाएंगे, उतना ज्यादा हमारे देश को फायदा होगा। क्यों? क्योंकि फॉरेन करेंसी बाहर नहीं जाएगी ना। अगर कोई चीज देश में ही बन रही है, कोई वेपन हम देश में बना रहे हैं, उस वेपन की फैक्ट्री को हमने देश में लगाया, देश के लोगों को रोजगार मिलेगा, वेपन की कॉस्ट भी कम आती है। अभी आपने कुछ दिनों पहले न्यूज में सुना होगा कि 21% इंपोर्ट भारत ने कम कर दिया है। जितना इंपोर्ट पहले करता था उससे 21% इंपोर्ट कम कर दिया भारत ने, डिफेंस सेक्टर के अंदर, स्पेसिफिकली वेपन्स के अंदर। तो ये बहुत बड़ी बात है। इसके बाद इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी तो होनी ही चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अगर एग्जांपल की मैं बात करूं, कोविड-19 के टाइम पे हमने देखा था, कोविड-19 की सिचुएशन में जब प्रोडक्शन लगभग बंद हो गया था, कुछ प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा था। जब प्रोडक्शन नहीं हो रहा है तो लोगों को जॉब कहां करेंगे, प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा है ना। तो प्रोडक्शन अगर हो रहा है फैक्ट्री में, फैक्ट्री के अंदर कोई चीज प्रोड्यूस हो ही नहीं रही है, तो लोग काम कहां करेंगे। मतलब अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन भी धीरे धीरे आने लगी थी। इससे क्या हुआ था, हमारे देश की जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी वो थोड़ी सी हिल गई थी, अनस्टेबिलिटी आ गई थी। दुनिया के कई देशों ने तो ये भी बोल दिया कि भैया देश में तो, भारत में जो है वो फाइनेंशियल इमरजेंसी आने वाली। फाइनेंशियल इमरजेंसी कौन सा? आर्टिकल 360 वाली। हालांकि ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि हम इंडियंस की एक बहुत अच्छी आदत होती है सेव करने की, पैसा हम सेव करते हैं, वो सेविंग की आदत ने हमको बचा लिया। तो बेसिकली यही है कि इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी के लिए भी एक अच्छी प्लानिंग होना बहुत जरूरी है। इसके बाद रीजनल डेवलपमेंट। देखिए रीजनल डेवलपमेंट क्या होता है। भारत के अंदर आप देखते हैं कि कोई रीजन तो बहुत ज्यादा फ्लोरिश्ड है, मतलब बहुत पैसा है, बहुत अच्छा वो पूरा रीजन है, वो एरिया बड़ा फ्लोरिश्ड है, लोग बड़े खुश हैं, वहां की इकोनॉमी भी बड़ी ग्रो कर रही है। और कुछ एरिया ऐसा होता है जहां पर गरीबी काफी ज्यादा है, अनएम्प्लॉयमेंट काफी ज्यादा है। ये रीजनल डिफरेंस आ जाता है, रीजन्स के अंदर इकोनॉमिकली डिफरेंस आ जाता है। इसको कम करना बहुत जरूरी है। ओवरऑल इकोनॉमी एक ही होना चाहिए देश की, ओवरऑल डेवलपमेंट भी पूरे देश का एक जैसा होना चाहिए। उसके लिए भी एक प्रॉपर प्लानिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी है, याद रखिएगा। जैसे एग्जांपल की बात करें कि देश में गुजरात की बात करें, गुजरात एक डेवलप्ड स्टेट के अंदर आता है गुजरात। मध्य प्रदेश, बिहार की हम बात करेंगे, छत्तीसगढ़ की बात करें, अभी भी डेवलपिंग स्टेज के अंदर ही है।
तो ये थोड़ा सा देखना जरूरी होता है और प्रॉपर प्लानिंग के साथ ही इनको भी डेवलप किया जा सकता है। इसके बाद सोशल जस्टिस काफी इंपॉर्टेंट होता है, सोशल जस्टिस के लिए भी इकोनॉमिकल प्लानिंग की जाती है। तो ये कुछ मेजर ऑब्जेक्टिव्स थे जो जानना जरूरी थे। अब हम हमारे प्रॉपर टॉपिक के ऊपर आते हैं कि किस बारे में हम बात कर रहे हैं, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं यहां से। नेक्स्ट आगे हम बात करते हैं कि प्लानिंग की हिस्ट्री हमारे देश की क्या रही है, ये जानना बहुत जरूरी है। देखिए, इकोनॉमिकल प्लानिंग एक ऐसी चीज होती है जो किसी भी देश को फ्लोरिश करने में सबसे इंपॉर्टेंट होती है। अगर किसी देश को अपनी इकोनॉमी को मजबूत करना है तो ऑब्वियसली एक प्लान्ड इकोनॉमी होना जरूरी है। जैसे हमने देखा था कि कैपिटलिज्म के अंदर कोई प्लान्ड इकोनॉमी नहीं होती थी, सोशलिज्म में प्लान्ड इकोनॉमी होती थी। अब हमारे देश की इकोनॉमी क्या है? मिक्स्ड इकोनॉमी है। मिक्स्ड इकोनॉमी की सबसे अच्छी बात यह भी होती है कि उसमें प्राइवेट सेक्टर का इन्फ्लुएंस तो होता है, ये चीज बिल्कुल मानी जाती है कि प्राइवेट सेक्टर का इन्फ्लुएंस उसमें होता है, बट एक इकोनॉमी जो है वो प्लान्ड इकोनॉमी होती है। अब शुरुआत से ये चीज नहीं थी, शुरुआत से हम जानते हैं कि हमारे देश पे अंग्रेजों का राज था, पर उस समय से ही एक प्लान्ड इकोनॉमी की मांग उठने लगी थी पूरे देश के अंदर। क्यों? क्योंकि देश की आर्थिक हालत उस समय पर बहुत खराब थी। अंग्रेज हमारे देश में सिर्फ एक ही उद्देश्य से आए थे, आप सभी जानते हैं वो उद्देश्य क्या था। वो उद्देश्य था कि इस देश को किसी भी तरीके से ड्रेन कर लेना, इस देश की वेल्थ को। इसीलिए दादा भाई नौरोजी ने एक कह सकते हैं कि एक थ्योरी भी लिखी थी, ड्रेन ऑफ वेल्थ। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी, पढ़िएगा उसको, काफी इंपॉर्टेंट चीज उसमें बताया था कि ब्रिटिशर्स ने कितना पैसा भारत से ले जाके ब्रिटेन में ड्रेन कर दिया है, उड़ेल दिया है। तो ये चीज इंपॉर्टेंट थी, पर इसी को लेकर हमारे देश के कई नेता चिंतित भी थे, कई पॉलिटिशियंस चिंतित भी थे कि देश की इकोनॉमी एक प्लान्ड इकोनॉमी होनी चाहिए। अभी जो अंग्रेज कर रहे हैं वो मन से किसी भी तरीके से काम कर रहे हैं, और इसी कदम में पहला जो कदम उठाया था इसी राह के अंदर, वो यहां पर उठाया था एम विश्वेश्वरैया जी ने। एम विश्वेश्वरैया जी काफी फेमस नाम है, भारत के पहले इंजीनियर थे एम विश्वेश्वरैया जी, याद रखिएगा। मैसूर या रियासत से बिलोंग करते थे। एम विश्वेश्वरैया जी ने पहला ब्लूप्रिंट दिया इकोनॉमिकल प्लानिंग का, इंडियन इकोनॉमिकल प्लानिंग का, कि भाई साहब हमारे देश की जो इकोनॉमिकल प्लानिंग है ना वो इस तरीके से होनी चाहिए। ब्लूप्रिंट समझते हैं आप लोग? ब्लूप्रिंट का क्या मतलब होता है? एक रफ प्रिंट दे दिया कि ऐसा 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 होना चाहिए। एम विश्वेश्वरैया जी बहुत बहुत नॉलेजेबल पर्सन, पढ़िए इनके बारे में, ऐसे व्यक्तियों के बारे में पढ़िए, थोड़ा सा आपको मोटिवेशन मिलेगा, समझ में आएगा कि जीवन में क्या किया जा सकता है, कितना आगे तक बढ़ा जा सकता है किसी भी परिस्थिति के अंदर। काफी अच्छी जीवनी इनकी, पढ़िएगा। चलिए अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। तो 1934 में एम विश्वेश्वरैया जी ने पहली बार इकोनॉमिकल प्लानिंग का एक ब्लूप्रिंट दिया। किसको दिया होगा ब्लूप्रिंट? ऑब्वियसली ब्रिटिश गवर्नमेंट को यहां पर दिया। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट को इकोनॉमिकल प्लानिंग का ब्लूप्रिंट दिया और एक इंपॉर्टेंट किताब लिखी। ये किताब बहुत इंपॉर्टेंट है। किताब का नाम था द प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया। भारत की एक प्लान्ड इकोनॉमी, भारत की एक प्लान्ड अर्थव्यवस्था, एक योजना के तहत बंदी हुई अर्थव्यवस्था, ये बुक लिखी। इस बुक के अंदर ये प्रॉपरली एक ब्लूप्रिंट दिया था। अब ये ब्लूप्रिंट दिया, बट ब्रिटिशर्स ने इस चीज को स्वीकार नहीं किया। क्यों करेंगे? एक इंडियन बता रहा है कि क्या करना है इकोनॉमी के अंदर, कैसे कर सकते। हालांकि काफी दबदबा था उनका, पर स्टिल नहीं ये चीज हो पाई यहां पर। इसके अंदर यहां पर इन्होंने बताया था, एक सोच देखिए इन व्यक्ति की। सिविल इंजीनियर ये थे, सिविल इंजीनियर होने के बावजूद भी एम विश्वेश्वरैया जी बहुत बड़े, उस समय देश के पहले इंजीनियर इनको कहा जाता है, और सिविल इंजीनियर होने के बावजूद भी एक इकोनॉमी को लेकर इन्होंने प्लानिंग बनाई थी, और बहुत बढ़िया प्लानिंग थी इनकी। पढ़िएगा कभी ये किताब आपको देखने को मिले तो। स्टिल यहां पर इन्होंने ये सीधी सीधी बात कही कि देखिए हमारा देश अभी, उस समय पर बात है 1934 की, कि अभी हमारा जो देश है ना वो बहुत ज्यादा एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड है, खेतीबाड़ी पर ज्यादा डिपेंड है। बात बिल्कुल सही थी। 1934 में जमींदारी सिस्टम भी अपने बिल्कुल पूरे प्रभाव पे था। हिस्ट्री में पढ़ा होगा आपने, जमींदारी सिस्टम पूरे प्रभाव पे चल रहा है, और लोग गरीब हैं, बेसिकली खेतीबाड़ी कर रहे हैं, जमीनें हड़प ली गई हैं। तो यहां पर इस स्थिति को देखते हुए अपनी एक सोच को उन्होंने, देखिए व्यक्ति जो है इंजीनियरिंग करी है, पर उनकी सोच को देखिए, उन्होंने ये कहा कि नहीं, एग्रीकल्चर से ना हमको शिफ्ट होना पड़ेगा। कहां शिफ्ट होना पड़ेगा? इंडस्ट्री पे शिफ्ट होना पड़ेगा। एग्रीकल्चर के सहारे नहीं रह सकते। अगर एग्रीकल्चर के सहारे ही देश रहा तो यहां पर दिक्कत यह हो जाएगी कि जिस तरीके से अंग्रेज अभी तक शोषण करते आ रहे हैं जमींदारों के थ्रू, वो शोषण लगातार जारी रहेगा। क्योंकि उस समय पर देश की जनता, पॉपुलेशन उस समय पर भी कम नहीं है। 1934 में पॉपुलेशन देखिए आप देश की, बहुत ज्यादा है। पॉपुलेशन उस समय पर भी कम नहीं है, पर अवसर किसके? रोजगार के अवसर वो बहुत कम है। लोग डिपेंड किस पे? एग्रीकल्चर पे। अंग्रेजों को ये बात समझ में आ गई, जमींदार शोषण कर रहे हैं लोगों का, अंग्रेजों को सहायता पहुंचा रहे हैं, इससे तो अंग्रेजों को ही जाता था ना। यहां पर उन्होंने ये बोला कि नहीं, हम क्या करते हैं, हमको एग्रीकल्चर से शिफ्ट होना पड़ेगा इंडस्ट्री के ऊपर, जैसे दुनिया के दूसरे देश कर रहे हैं। रशियन रेवोल्यूशन पढ़िएगा, आपको समझ में आ जाएगा सारी चीजें कि किस सोच से वो प्रभावित थे। सोच भी काफी अच्छी थी, बट हो नहीं पाया। इन्होंने एक और बात कही कि
10 साल के अंदर जो नेशनल इनकम है हमारे देश की, नेशनल इनकम में पढ़ा चुका हूं आपको, पूरे देश की जो राष्ट्रीय आय है उसको हम डबल कर देंगे। हालांकि 10 साल काफी लंबा समय है, 10 साल में डबल करना बड़ी बात है, लंबा समय है, कम समय में ही डबल होना चाहिए, बट स्टिल देखिए उस समय के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो 10 साल जो है वो बहुत कम समय था उस समय के सिचुएशन के हिसाब से। आज अगर मैं बोलूं कि हमारे नेशनल इनकम को हम 10 साल में डबल कर देंगे तो आप बोलोगे कि नहीं सर ये तो बहुत ज्यादा टाइम लगा दिया आपने, पर आज भी ज्यादा टाइम नहीं है, आज भी बहुत कम टाइम है, पर स्टिल उस समय के हिसाब से तो ये बहुत ही कम समय था। तो ये मत समझिएगा कि 10 साल बोल दिया था तो बहुत ज्यादा टाइम था, ऐसा कुछ भी नहीं था। 10 साल के अंदर इन्होंने नेशनल इनकम को डबल करने की बात कही। काफी अच्छा ब्लूप्रिंट इन्होंने दिया। एम विश्वेश्वरैया जी, मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया जी पूरा नाम है, 1934 याद रखिएगा, एग्जाम्पल के अंदर, एग्जाम्स के अंदर आपसे पूछा जा सकता है। पर अनफॉर्चुनेटली आप समझते हैं अंग्रेजों की सरकार है, साफ मना कर दिया कि नहीं साहब नहीं हो पाएगा। किताब भी लिखी, सारी चीजें सही थी, बट अंग्रेजों ने इतना ध्यान नहीं दिया। अब बात आती है उस समय की सबसे बड़ी पार्टी, कौन सी पार्टी? इंडियन नेशनल कांग्रेस। 1938 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भी ये चीज, हालांकि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इस चीज पे काम करना 1938 से नहीं, आप अगर पूरा पढ़ेंगे प्रॉपरली हिस्ट्री के अंदर भी तो 1924 से शुरू कर दिया था। किस चीज पे काम करना? कि इकोनॉमिकल प्लानिंग को अपने हाथ में ले लो। बिकॉज क्या है, देखिए देश के अंदर गरीबी उस समय पर ज्यादा है, बेरोजगारी इसलिए ज्यादा है क्योंकि ब्रिटिशर्स इकोनॉमिकल प्लानिंग पे ध्यान नहीं दे रहे। यहां पर कांग्रेस ने भी इस विचार को शुरुआत में रख दिया था, 1924 में रख दिया था कि इकोनॉमिकल प्लानिंग जो है वो हमारे हाथ में होनी चाहिए। इसकी डिमांड लंबे समय से रख रहे थे, पर ऑफिशियली जो बड़ा काम किया वो किया कब? 1938 में। 1938 में हरिपुर अधिवेशन होता है। हरिपुर अधिवेशन 1938 सभी जानते हैं कि यहां पर इस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस जो है वो प्रेसिडेंट है। काफी इंटरेस्टिंग अधिवेशन है, हालांकि टॉपिक हिस्ट्री का हो जाएगा तो अभी उसके बारे में बात नहीं करेंगे। महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, काफी इंटरेस्टिंग सा अधिवेशन था। बहुत कुछ हिस्टोरिकल इस अधिवेशन में हुआ था। क्या हुआ था कमेंट बॉक्स में बताइएगा अगर आपको पता हो तो। अब क्या हुआ, इस अधिवेशन के अंदर एक कमेटी बनाई गई। इस कमेटी का नाम था नेशनल प्लानिंग कमेटी। 1938 के अंदर एक कमेटी बनाई गई थी, याद रखिएगा। इस अधिवेशन में इस कमेटी को बनाने की प्रॉपरली बात की गई, सारी चीजें हुई और एक कमेटी बनाई गई, नेशनल प्लानिंग कमेटी। इस कमेटी का काम था कि जो प्लानिंग की जा रही है देश के अंदर, जो प्लानिंग की जाएगी, इकोनॉमिकल प्लानिंग है, उस इकोनॉमिकल प्लानिंग को डिसाइड करना, प्लान करना। यही कमेटी आगे जाके क्या अपना प्लानिंग कमीशन बनी थी। हाँ, यही कमेटी आगे जाके प्लानिंग कमीशन बनी थी। प्लानिंग कमीशन जो है वो इस कमेटी की पूरी विचारधारा पर ही काम कर रहा है और यही कमेटी आगे जाके अपनी प्लानिंग कमीशन बनती है जो भारत के लिए 5 ईयर प्लान बना रही थी। यहां पर इस कमेटी में 15 मेंबर्स रखे गए और चेयरमैन बनाया गया जवाहरलाल नेहरू जी को। जवाहरलाल नेहरू जी बहुत बड़े नेता उस समय के, काफी एक्सपीरियंस नेता थे और 15 लोग इस कमेटी के अंदर थे, इंक्लूडिंग जवाहरलाल नेहरू जी। 15 लोग, और चेयरमैन जो थे इस कमेटी के वो थे जवाहरलाल नेहरू जी। वर्ल्ड वॉर सेकेंड के ऊपर भी, कॉजेस के ऊपर इकोनॉमिकल रिपोर्ट भी इन्होंने दी थी, उसके बारे में आगे हम बात करेंगे कभी। पर ये जो है जवाहरलाल नेहरू जी चेयरमैन थे, याद रखिएगा। प्रश्न किस तरीके का पूछा जा सकता है, कांग्रेस प्लान कब आया? इसको कांग्रेस प्लान के नाम से जाना जाता है। 1938 में जवाहरलाल नेहरू जी किस कमेटी के चेयरमैन थे? नेशनल प्लानिंग कमेटी इसके चेयरमैन थे। कितने मेंबर्स थे? 15 थे। तो ये इस तरह के प्रश्न जो है वो आपके वनडे एग्जामिनेशंस के अंदर पूछे जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा प्लान आता है। ये प्लान दिया था उस समय भारत के जितने भी लीडिंग कैपिटलिस्ट थे, मेजरली 8 जो देश के उस समय के लीडिंग कैपिटलिस्ट थे। कैपिटलिस्ट मतलब बिजनेसमैन। देखिए क्या होता है, किसी भी इकोनॉमी को चलाने के लिए कैपिटलिस्ट की जरूरत सबसे ज्यादा पड़ती है, आपको समझना पड़ेगा। अब आप चाहते हैं कि इकोनॉमी के अंदर देश में एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो। अब एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए आप सिर्फ सरकारी एग्जामिनेशंस के ऊपर या गवर्नमेंट पोस्ट पे तो डिपेंड रह नहीं सकते। जरूरत किसकी पड़ती है? जरूरत पड़ती है इंडस्ट्रियलिस्ट की। जैसे अभी क्या हो रहा है, अभी आपने देखा होगा कि इन्वेस्टर समिट चल रहा है इंदौर के अंदर। अब क्यों चल रहा है? देखिए जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जाती है ना, सरकार के ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आती है। जिम्मेदारी आती है लोगों को रोजगार पहुंचाने की। अब रोजगार कैसे पहुंचाया जाएगा? रोजगार सिर्फ तब पहुंच सकता है जब देश में कैपिटलिस्ट हो, जो देश में इन्वेस्ट करें, नई फैक्ट्रीज डालें, प्रोडक्शन करें। जब प्रोडक्शन होगा तभी तो जॉब जनरेट होंगे। तो यहां पर भी ये चीज थी और 1944 की बात है। यहां पर लिखा है 44-45, पर एग्जैक्टली जो ईयर है वो 1944 है, याद रखना। 1944 में उस समय जो भारत के 8 लीडिंग कैपिटलिस्ट थे, उस समय भारत के जो 8 सबसे बड़े बिजनेसमैन थे, आप समझ आइएगा कि 1944 में भारत के सबसे बड़े बिजनेसमैन को हेड किसने किया होगा? जी हाँ, यहां पर मैं बात कर रहा हूं टाटा की। याद रखिएगा 8 लीडिंग कैपिटलिस्ट थे और इनको जहांगीर, रतनजी, दुधाभाई टाटा, मतलब JRD टाटा, ये उस समय देश के सबसे बड़े बिजनेसमैन थे, कैपिटलिस्ट थे। ये इनके लीडर थे। 8 कैपिटलिस्ट थे, 8 कैपिटलिस्ट में से एक ये भी थे और ये इनके लीडर थे। ये इस टीम को लीड कर रहे थे। इन्होंने अपना एक प्लान दिया कि भैया
जब देश की इकोनॉमी को अगर डेवलप करना है ना, तो इस तरीके से प्लान करना जरूरी है, याद रखिएगा। इसके बाद इन्होंने जो जोर दिया, सीधी सी बात है, कैपिटलिस्ट है, इस प्लान ने भी सपोर्ट किया एम विश्वेश्वरैया जी के प्लान को। एम विश्वेश्वरैया जी के प्लान में क्या था कि हैवी इंडस्ट्री की तरफ जाओ। अब हैवी इंडस्ट्री से फायदा किसको होगा? ऑब्वियसली कैपिटलिस्ट को होगा। और उनको समझ में भी आ गई थी, और ये बात सही भी है, वो सिर्फ अपने फायदे की बात नहीं कर रहे, समझना पड़ेगा आपको। देश की जब पॉपुलेशन ज्यादा हो जाती है तो क्या हम सिर्फ एग्रीकल्चर पे डिपेंड कर सकते हैं? नहीं कर सकते, इंडस्ट्री तो लानी पड़ेगी आपको। अदरवाइज क्या करोगे? आप इंपोर्ट करोगे चीजों को बाहर से। अब इंपोर्ट अगर करोगे तो फिर इंपोर्ट में एक बहुत बड़ी समस्या है, देश का जो फॉरेन रिजर्व है फिर वो लगातार खत्म होता रहेगा। तो यहां पर बेसिकली क्या हुआ, ध्यान से सुनिएगा। बेसिकली 8 लीडिंग कैपिटलिस्ट ने एक प्लान दिया, इस प्लान को नाम दिया अ प्लान फॉर इकोनॉमिकल डेवलपमेंट फॉर इंडिया। नोट कर लीजिए, एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, इस प्लान का जो टाइटल था वो था अ प्लान फॉर इकोनॉमिकल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। 8 लीडिंग कैपिटलिस्ट जे.आर.डी. टाटा लीड कर रहे हैं, ये प्लान दिया 1944 में। इस प्लान में जोर दिया, ज्यादा जोर किस पे दिया? बात एग्रीकल्चर की करी, ऐसा नहीं बोला कि एग्रीकल्चर को बंदी कर देंगे, ज्यादा जोर दिया किस पे? हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर, कि देश में हैवी इंडस्ट्री होनी चाहिए, भारी उद्योग होना चाहिए। स्टील इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं हम, कोल इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, माइनिंग की बात कर रहे हैं। जरूरी भी है ना, देश की जब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो हैवी इंडस्ट्रीज तो रोजगार दिलवाएगी। तो इस हैवी इंडस्ट्री की बात यहां पर करी बॉम्बे प्लान के अंदर इन 8 लीडिंग कैपिटलिस्ट ने। और इस प्लान को बिरला टाटा प्लान भी कहा गया। लोगों ने इसको बिरला टाटा प्लान भी बोला, ऑफिशियली नहीं बोला है, ऑफिशियली बिरला टाटा प्लान नहीं था। ऑफिशियली जो प्लान था उसको बॉम्बे प्लान के नाम से जाना गया और टाइटल दिया गया प्लान फॉर इकोनॉमिकल डेवलपमेंट फॉर इंडिया। बट लोगों ने इसको क्या बोला? टाटा बिरला प्लान। आज भी बोल देते हैं ना कि अरे बड़ा टाटा बिरला है। जब प्लान इन्होंने बनाया तो टाटा बिरला प्लान कहा गया। अब 8 लीडिंग कैपिटलिस्ट थे, नाम याद होना जरूरी है, याद मत करो, रटो मत, पर जानना जरूरी है ना कि कौन थे भाई साहब उस समय इतने बड़े बड़े बिजनेसमैन, जिनको लीड कौन कर रहे हैं? जे.आर.डी. टाटा। जे.आर.डी. टाटा आज भी देश की बहुत बड़ी कंपनी, आप सभी समझते हैं। अब कौन थे 8 लीडिंग कैपिटलिस्ट? नाम देख लीजिएगा। जे.आर.डी. टाटा जो कि काइंड ऑफ चेयरमैन थे, लीड कर रहे थे इनको। इसके बाद घनश्याम दास बिड़ला, हाँ वही बिड़ला की हम बात करें, जो आज जो बिड़ला है उन्हीं की बात करें, घनश्याम दास बिड़ला। इसके बाद अर्शशीर दलाल जी, लाला श्री राम है, कस्तूर भाई, लाला भाई, बहुत सारे लोग यहां पर थे, याद रखिएगा। सर पुरुषोत्तम दास, ठाकुर दास, जॉन मथाई। जॉन मथाई कौन थे बताइएगा कमेंट में। आगे जाके कोई मिनिस्ट्री मिली है क्या जॉन मथाई को? बताइएगा। चलिए बात करते हैं आगे। तो ये 8 लीडिंग कैपिटलिस्ट थे, याद रखिएगा, इन्होंने इस प्लान को रखा। अब इसके बाद प्लान को रखा तो इसके अगेंस्ट में बात कर रहा हूं मैं। यहां पर किस पे जोर दिया गया? इंडस्ट्रीज की। इसके अगेंस्ट में थे हमारे देश के, कह सकते हैं कि हम बहुत बड़े जो नेता है हमारे गांधी जी जो है, इस पूरे प्लान के अगेंस्ट थे। क्यों अगेंस्ट थे आप समझ सकते हैं। यहां पर बात करी हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन की। गांधी जी का नाम जब भी आता है, गांधीयन फिलॉसफी के बारे में हम बात करेंगे, हमने पॉलिटी के अंदर, डीपीएसपी के अंदर भी देखा था। गांधी जी की जो फिलॉसफी थी वो ये थी कि आप विलेजेस को डेवलप कीजिए। और इस प्लान में उनको ये लगा कि सिर्फ इंडस्ट्री के डेवलपमेंट के ऊपर जोर दिया जा रहा है, हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन पे जोर दिया जा रहा है, विलेजेस को कहीं ना कहीं नकारा जा रहा है, कहीं ना कहीं उन्हें अलग थलग करने की कोशिश की जा रही है। तो उसके अगेंस्ट में, बॉम्बे प्लान के अगेंस्ट में एक प्लान आया जिसका नाम था द गांधीयन प्लान और गांधी योजना। 1944 के अंदर, उसी साल ये योजना आ गई थी। अब गांधी जी के विचारों को एक फॉर्मुलेट करके, उनके विचारों को फॉर्मुलेट करके प्रॉपर ये जो प्लान बनाया, विचार किसके? महात्मा गांधी जी के विचार हैं, लिखा है महात्मा गांधी जी के विचार हैं। बट ये प्लान बनाया किसने? प्लान बनाया श्रीमन नारायण अग्रवाल जी ने। श्रीमन नारायण अग्रवाल पॉलिटिशियन ही है, उस समय के काफी बड़े पॉलिटिशियन है श्रीमन नारायण अग्रवाल जी। ये पिक्चर है उनका। उन्होंने इस प्लान को बनाया। फिलॉसफी क्या है गांधी जी की? फिलॉसफी ये थी कि नहीं, हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन पे ज्यादा जोर नहीं देना चाहिए, विलेज को डेवलप करो। हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन से हो सकता है कि देश में कैपिटलिज्म आ जाए, मतलब इंडस्ट्रियलाइज जो है वो देश पे फिर धीरे धीरे राज करने लगे, जैसे अंग्रेज थे वैसे कैपिटलिस्ट करने लगेंगे। ये एक विचार था और शायद किसी हद तक सही भी था। अब वो विचार अलग अलग हो सकते हैं, हो सकता है कि सही हो गलत हो, पर उस समय ये विचार था। अब इसके बाद क्या हुआ? ये पूरा अपोजिट था बॉम्बे प्लान के, जैसा कि मैं बता चुका हूं। बॉम्बे प्लान में किसकी बात की गई? हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन की। तो हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन के टोटली अगेंस्ट प्लान था। क्यों था आप समझ सकते हैं, गांधी जी की फिलॉसफी। अब इस प्लान में जिस बात पे जोर दिया गया, हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन को तो नकार दिया कि नहीं, हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन तो देश में होना ही नहीं चाहिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो जाए, इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, मॉडर्नाइजेशन होगा, बट हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं होगा। हैवी इंडस्ट्री की जगह यहां पर होनी चाहिए विलेज इंडस्ट्रीज, कॉटेज इंडस्ट्रीज यहां पर होनी चाहिए, विलेज इंडस्ट्रीज होनी चाहिए। कॉटेज इंडस्ट्री, विलेज इंडस्ट्री को डेवलप कीजिए, एग्रीकल्चर को डेवलप कीजिए, और शहरों को और डेवलप्ड बनाने की बजाय
शहरों को और आधुनिक बनाने की बजाय अगर जोर दिया जाए गांवों को आधुनिक बनाने पर, तो देश का ज्यादा भला हो जाएगा, क्योंकि ज्यादातर लोग गांव में रहते हैं। बिल्कुल सही बात है ये। और इस फिलॉसफी के अंदर, इस प्लान के अंदर सीधा सीधा जोर दिया गया था कॉटेज एंड विलेज इंडस्ट्री पे। याद रख लेना, क्लियर है पॉइंट, समझ में आ रहा होगा सारी चीजें कि बॉम्बे प्लान के अपोजिट था। कब आया था? 1944 में। इसके बाद 1945 में ये प्लान जो है ना, ये बहुत बढ़िया प्लान था। ये प्लान बहुत बढ़िया प्लान था। एम एन रॉय साहब पता है ना, हम लोगों ने एम एन रॉय साहब के बारे में पहले भी पढ़ा है, पॉलिटी के अंदर भी पढ़ा था। संविधान सभा बनाने की मांग जो है वो इन्होंने ही की थी सबसे पहले शुरुआत में, आप याद रखिएगा ना, जब कर रहा था। उसके बाद कांग्रेस ने ऑफिशियली करी, बट एम एन रॉय साहब ने करी। एम एन रॉय साहब उस समय कम्युनिस्ट पार्टी के सबसे बड़े नेता, फाउंडर एम एन रॉय साहब ने एक प्लान बनाया। प्लान भी किसके लिए? देश के लोगों के लिए। उन्होंने देखा कि देखिए ये जो प्लान जा रहे हैं हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन की, जब हम बात करते हैं तो हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन में जो ज्यादा फायदा हो रहा है वो किसको हो रहा है? वो हो रहा है कैपिटलिस्ट को। लोगों के भले की बात ज्यादा उसमें है नहीं, लोगों को जॉब मिलेगी पर ज्यादा बात नहीं है। दूसरी बात, अगर हम बात करें कि विलेज इंडस्ट्रियलाइजेशन के जो गांधीयन प्लान में बताया गया, उसमें क्या हो रहा है? उसमें आप सिर्फ विलेज पे ध्यान दे रहे हो, तो जो लोग शहरों में रह रहे हैं उनका क्या? एम एन रॉय साहब का मानना था कि जितने भी प्लान्स बन रहे हैं ना, जो कांग्रेस पार्टी बना रही है या बॉम्बे प्लान बना रही है, ये अपने अपने फायदे की बात कर रहे हैं। लोगों के फायदे के लिए जो प्लान है वो बनाना जरूरी है, जिससे लोगों को फायदा हो। लोग मतलब लोग सिर्फ वो नहीं होते जो कि शहरों में होते हैं, लोग सिर्फ वो भी नहीं होते जो कि सिर्फ गांव में होते हैं। लोगों का मतलब ये होता है पीपल ऑफ इंडिया, जो कि दोनों जगह पर है, जो शहरों में भी रह रहे हैं और विलेज के अंदर भी रहते हैं, वही है पीपल ऑफ इंडिया। तो यहां पर बेसिकली जो है उसी की बात की गई। और इनका जो प्लान था वो मार्क्सिस्ट सोशलिज्म के ऊपर बेस्ड था। सोशलिज्म सीधे सीधे बात करता है वेलफेयर ऑफ पीपल की बात करता है कि जो रिसोर्सेस हैं उनके ऊपर सभी का बराबर हक होना चाहिए, कोई बड़ा छोटा नहीं, कोई कैपिटलिस्ट नहीं, कोई कुछ नहीं, सभी को बराबर हक होना चाहिए। और यहां पर जो है इन्होंने बेसिक नेसेसिटीज फॉर द पीपल इस चीज की एडवोकेट करी कि बाकी सारी चीजें ठीक है, बट सबसे पहले रोटी कपड़ा मकान की व्यवस्था करो। ये बेसिक नेसेसिटीज है, रोटी कपड़ा मकान समझते हैं ना। फूड की बात कर रहे हैं, कपड़े की बात कर रहे हैं, क्लॉथ्स की बात करें। क्लॉथ्स मतलब ये नहीं कि कपड़ा की फैक्ट्री की बात करें, बात करें एम्प्लॉयमेंट की, कि जब लोगों के पास नौकरी होगी तो देश में पैसा आएगा तो कपड़ा खरीद पाएंगे, मकान खरीद पाएंगे। तो बेसिक नीड्स की यहां पर बात करी, यहां पर लोगों की बिल्कुल सही बात थी। इन्होंने बोला कि देखो ये भी नहीं करना है कि पूरा ध्यान आप एग्रीकल्चर पे ही दे दो, विलेज इंडस्ट्री पे ही दे दो, जैसे गांधीयन प्लान में कहा, और ये भी नहीं करना है कि पूरा ध्यान आप जो है वो इंडस्ट्रियलाइजेशन पे ही दे रहे हो। इन्होंने दोनों की बात करी, बोले दोनों बराबर होने चाहिए। इसलिए यहां पर लिखा गिव इंपॉर्टेंस टू एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन बोथ, दोनों को इंपॉर्टेंस इन्होंने दी। बहुत अच्छा प्लान है इनका, पर अनफॉर्चुनेटली क्या है, उस समय कम्युनिस्ट पार्टी कोई बहुत बड़ी पार्टी है नहीं। प्लान बहुत अच्छा था, बट ऑब्वियसली अंग्रेज क्यों मानेंगे प्लान? समझ रहे होंगे आपके अंग्रेज जो है वो किसी के भी प्लान को क्यों ही मानेंगे। उनका जो स्ट्रैटेजी है वो काफी अलग है। पर इस समय तक 1945 की जब मैं बात कर रहा हूं, 1944 की बात कर रहा हूं, बॉम्बे प्लान की बात कर रहा हूं, इस समय तक गांधीयन प्लान की भी अगर बात करें, इस समय तक ये चीज लगभग कंफर्म हो चुकी थी, लगभग ये श्योरिटी आ गई थी कि हां अब इस देश को आजाद करना ही पड़ेगा। अंग्रेजों को ये पता था। इसलिए क्या हुआ था कि पॉलिटिकल मूवमेंट्स और अलग अलग प्लान्स आना सर्टनली जल्दी से जल्दी स्टार्ट हो गए थे, बिकॉज पता था कि हां अब चीज आना बहुत जरूरी है। इंडस्ट्रियलाइजेशन की हम बात करें, एग्रीकल्चर की बात करें, तो धीरे धीरे चीजें स्टार्ट हो गई थी। इसके बाद देश आजाद हो गया। 1947 के अंदर देश आजाद हुआ। देश के आजाद होने के बाद भी जब देश का संविधान लागू हुआ, 1950 की हम बात करें, उस समय पर एक और प्लान आता है। अब देश आजाद जब हुआ तो देश के सामने देखिए बहुत सारी मुसीबतें हैं। अंग्रेज चले गए, पर कई सारी समस्याएं जो देश के अंदर थी, मैं पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स की बात नहीं कर रहा हूं, यहां पर मैं देश की इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स की बात कर रहा हूं। किसी भी देश की इकोनॉमिकल प्रॉब्लम उसकी पॉलिटिकल प्रॉब्लम से हमेशा ज्यादा रहती है। लोग भूखे मर रहे हैं, भुखमरी हो रही है, गरीबी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, ये समस्याएं उस देश की पॉलिटिकल प्रॉब्लम से ज्यादा होती। पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स उस समय पर थी सही, नया देश हमारा आजाद हुआ था, पॉलिटिकल इश्यूज थे, बट उससे ज्यादा इश्यूज इकोनॉमिकल इश्यूज थे जो हमको फेस करने थे। सबसे बड़ी बात, हमने किसी देश की मदद नहीं मांगी। जैसे पार्टीशन के बाद देश का विभाजन हुआ, दो देश बने, दो देश का, देश तो हमारा ही था इंडिया, एक जो है वो अलग टुकड़ा था, उसने अलग अपने आप को देश मान ही लिया। कौन सा देश है वो? अपने आप को देश माना। उन्होंने किसी का हाथ पकड़ लिया। किसका हाथ पकड़ा? अमेरिका का हाथ पकड़ के चलना सीखा कि हम अमेरिका का हाथ पकड़ेंगे, वो हमको इकोनॉमिकल सपोर्ट देंगे, सारी चीजें हमारी सही कर देंगे। उस समय पर इंडिया ने कुछ पैसे भी दिए थे पाकिस्तान को, याद है ना, देख लीजिएगा। हमने ऐसा कुछ नहीं किया। हमने शुरुआत से ही बोला कि हम इंडिपेंडेंट हैं, हम किसी की सहारा लेकर ऊपर नहीं चढ़ेंगे। प्रियम्बल में पढ़ा है ना, प्रियम्बल में कौन सा वर्ड बात करता है? सोवरेन। सोवरेन क्या बात कर रहा है?
भाई साहब किसी का सहारा अब हमको नहीं चाहिए। तो सीधी बात यही हुई, अब किसी का सहारा हमने नहीं लिया, लोगों ने सहारा देने की कोशिश करी, बहुत सारे नेशंस ने, अमेरिका भी आया, बट हमने अमेरिका का सहारा नहीं लिया। अमेरिका फिर जो है वो पाकिस्तान के पास चला गया, पाकिस्तान अमेरिका की उंगली पकड़ के उसने खड़ा होना शुरू कर दिया। आज आप कंडीशन देख लीजिए, हम इंडिपेंडेंट हैं, अकेले हैं, किसी नेशन के भरोसे नहीं, हम कहां हैं और वो कहां है ना। तो चीजें समझ में आ जाती है। आप किसी का सहारा लेके जब आगे बढ़ने की कोशिश करते हो ना, तो आप अपने आप को कभी डेवलप ही नहीं कर पाओगे जीवन में, क्योंकि आप किसी के सहारे आगे बढ़ रहे हो। फिर जब स्ट्रगल करते हो, गिरते हो, उठते हो, सीखते हो, नई चीज समझते हो, तो उसके बाद जब खड़े होते हो तो आप लगातार बढ़ते ही जाते हो, फिर आपको कोई रोक नहीं सकता है। ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट होती है ना, कि स्ट्रगल का फेज अगर लंबा है तो फिर आपकी सक्सेस भी उतनी लंबी जाएगी ना। तो बस यही चीज है, ऐसा ही कुछ नेशन के साथ भी था। चलिए अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। अब यहां पर एक प्रोग्राम, एक कह सकते हैं एक प्लान जो है वो प्रेजेंट किया जयप्रकाश नारायण जी ने। इस प्लान का नाम था सर्वोदय योजना। काफी इंपॉर्टेंट है, सर्वोदय मतलब सबका उदय। विनोबा भावे जी की यहां पर हम बात कर सकते हैं कि विनोबा भावे जी का जो सर्वोदय का नारा था, उस नारे के ऊपर ये बेस था प्लान, है ना। गांधी जी के प्लान के सिमिलर ही था, सिमिलर टू गांधीयन प्लान ही था। जब भी गांधीयन प्लान के सिमिलर था, मैं बात करूं तो अगेन कॉटेज इंडस्ट्री को डेवलप करने की बात की गई, एग्रीकल्चर को डेवलप करने की बात की गई और सेल्फ रिलायंस की बात की गई। सेल्फ रिलायंस का क्या मतलब होता है? आत्मनिर्भरता की इसमें भी बात की गई थी। नाम याद रखना, सर्वोदय योजना, जयप्रकाश नारायण, और गांधीयन प्लान की बात करें तो वो कोई व्यक्ति अलग है, श्रीमन नारायण अग्रवाल जी हैं। वो इसमें गड़बड़ होती है कई बार, है ना, हम कंफ्यूज हो जाते हैं, तो दोनों के नाम याद रखना। इसके बाद इट ऑल्सो सजेस्टेड द फ्रीडम फ्रॉम फॉरेन टेक्नोलॉजी एंड स्ट्रेट्स अपॉन लैंड रिफॉर्म्स एंड डिसेंट्रलाइज्ड पार्टिसिपेटरी प्लानिंग। देखिए सीधी सी बात, एक बहुत अच्छी इसमें बात करी। इस प्लान में सजेस्ट किया गया था कि फॉरेन टेक्नोलॉजी से हमको फ्रीडम लेनी, मतलब हमको फॉरेन टेक्नोलॉजी पे डिपेंड नहीं होना है, जल्दी से जल्दी इस चीज पे आना है, सेल्फ रिलायंस पे, आत्मनिर्भरता पे जल्दी से जल्दी आना है। ये बहुत अच्छी बात थी इस प्लान की, और इस प्लान के ऊपर कई बार गौर भी किया गया। इसके बाद 1950 के बाद हमारे देश में हम बात करते हैं, इसी साल हमारे देश में 5 ईयर प्लानिंग्स को अपना लिया गया। 5 ईयर प्लानिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो यूएसएसआर का है, भारत का अकेले का कॉन्सेप्ट नहीं है। जो कॉन्सेप्ट हमने लिया है ये हमने जो आज रशिया है वहां से लिया, यूएसएसआर का कॉन्सेप्ट है कि 5 साल की प्लानिंग कर लो, एक विजन रखो 5 साल का, 5 साल के अंदर क्या क्या डेवलपमेंट होना चाहिए देश के अंदर, वो एक विजन के रूप में आएगा और वो डेवलपमेंट के ऊपर आप काम करो। ये होता है 5 ईयर प्लानिंग का मेजर कॉन्सेप्ट। प्लानिंग इन इंडिया के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि 5 साल का विजन इसमें रखा जाता था जब हम बात करते हैं 5 ईयर प्लान की। अभी 5 ईयर प्लान है क्या? अभी नहीं है। अब तो प्लानिंग कमीशन भी नहीं है। प्लानिंग कमीशन के अंदर कई सारी कमियां थी, बहुत कमियां थी। ग्राउंड लेवल के ऊपर सही तरीके से काम प्लानिंग कमीशन कहीं ना कहीं नहीं कर पा रहा था। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, रिपोर्ट्स के अंदर लिखा है, रिपोर्ट्स के अंदर लिखा है। इसीलिए तो इसका इंपैक्ट किस पे देखने को मिला कि प्लानिंग कमीशन की जगह एक नई बॉडी लेकर आए, उसका नाम क्या है? नीति आयोग। नीति आयोग थिंक टैंक है भारत सरकार का, आगे पढ़ेंगे उसके बारे में। चलिए पहले प्लानिंग कमीशन के बारे में बात करें। प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया, नेशनल प्लानिंग कमेटी, याद है 1938? हाँ, उसी का मान के चलो, लगभग सिमिलर। अब इस प्लानिंग कमीशन के अंदर जो सबसे बड़ी बात थी, इसको एक ही टास्क दिया गया इस कमीशन को कि देश के लिए ये प्लान तैयार करे। अप्रूव ये नहीं करते, अप्रूव कौन करता है? एनडीसी करेगा, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, वो अलग है। प्लान बनाने का काम दिया गया प्लानिंग कमीशन को। एस्टैब्लिश हुआ कमीशन 15 मार्च 1950 को। डेट याद रखिए, एग्जामिनेशंस में पूछी जा सकती है। 15 मार्च 1950 को 1950 के अंदर प्लानिंग कमीशन को एस्टैब्लिश कर दिया गया। इस प्लानिंग कमीशन के अंदर कई सारे मेंबर्स होते थे, जैसे 8 फुल टाइम मेंबर्स इसके अंदर होते थे और एक चेयरमैन इसके अंदर होते थे। चेयरमैन की बात की अगर की जाए, यहां पर याद रखिएगा, चेयरमैन प्लानिंग कमीशन के कौन होते थे? जो भी व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति होंगे, राष्ट्रपति नहीं, प्रधानमंत्री होंगे, राष्ट्रपति तो नहीं होते हैं, जो भी व्यक्ति भारत के प्रधानमंत्री होंगे वो प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन ऑटोमेटिकली होते थे। यहीं से एक प्रश्न बन जाता है, काफी आसान प्रश्न है कि प्लानिंग कमीशन के पहले चेयरमैन कौन थे? उस समय जो पहले देश के प्रधानमंत्री थे वो कौन थे? जवाहरलाल नेहरू जी। तो ऑब्वियसली प्लानिंग कमीशन के जो पहले चेयरमैन थे वो भी कौन होंगे? हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ही होंगे। तो यहां पर जो पहले चेयरमैन थे वो कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। याद रखिएगा, इनका जो मेजर काम था वो 5 ईयर प्लानिंग का देने का था, है ना। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। अब ये जो प्लान्स होते थे, ये प्लान बनाने का काम कौन कर रहा था? ये प्लान बनाने का काम कर रहा था प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया। पर इन प्लान के अंदर क्या कमियां हैं? प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया अपनी जो रिपोर्ट है कि 5 साल का हमने प्लान बनाया है, वो देता था एनडीसी को, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। काफी इंपॉर्टेंट बॉडी है, सी है ना, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। एनडीसी को ये पूरा प्लान देता था। इस प्लान में एनडीसी चेक करता था कि कहां कितनी कमियां हैं, कहां कुछ और इंप्लीमेंटेशन करना है, कहां और नई चीजें लागू करना है। मतलब जो फाइनल अप्रूवल देने का काम करती थी जो बॉडी, ऐसा नहीं था कि प्लानिंग कमीशन ने कोई प्लान बना दिया और वो देश में लागू हो गया, ये नहीं होता था।
जो भी प्लान बनाए हैं वो जाते थे एनडीसी के पास, एनडीसी देखता था क्या करना है, किस एरिया में कितना पैसा लगाना है, जो प्लानिंग की है वो सही की है नहीं की है, कुछ अमेंडमेंट्स करना है नहीं करना है, और फाइनल अप्रूवल देने का जो काम है वो कौन करता था, वो एनडीसी करता है। याद रखिएगा, एनडीसी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल एस्टैब्लिश कब किया? 1952 में। मतलब पहला जो प्लान था वो कहीं ना कहीं एनडीसी के अप्रूवल के बिना ही शुरू कर दिया था, है ना। बट उसके बाद 1952 में एनडीसी को एस्टैब्लिश करा। एनडीसी में भी याद रखिएगा मेंबर्स इसके होते थे इंडियन प्राइम मिनिस्टर, हमारे देश के प्रधानमंत्री, ऑल द यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर्स, चीफ मिनिस्टर्स ऑफ ऑल स्टेट एंड देयर सब्स्टिट्यूट्स, रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द यूनियन टेरिटरीज, द मेंबर्स ऑफ द नीति आयोग। ये अभी आ गए हैं कि नीति आयोग के जो मेंबर्स हैं वो भी अब नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के मेंबर होते हैं। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट चीज है। अब इसके बाद हमने देखा कि प्लानिंग कमीशन के अंदर कई सारी कमियां थी। कमियां में सबसे बड़ी कमी यह थी कि ग्राउंड लेवल के ऊपर जो चीजें जरूरी थी, ग्राउंड जो प्लानिंग की जा रही थी वो प्लानिंग कुछ इस तरह की नहीं थी कि ग्राउंड लेवल की समस्याओं को वो समझ सके। प्लानिंग में बहुत सारी चीजें इंप्लीमेंट करने की बात कर रहे हैं, बट हम ग्राउंड लेवल पे जो चीजें सही होनी चाहिए जिस तरीके से, उसकी बात कहीं ना कहीं नहीं की जा रही थी। और इसी कारण कई सारे रिपोर्ट्स आई, बहुत सारे कमीशंस भी बने, और उसके बाद प्लानिंग कमीशन को हटाने की बात की गई और प्लानिंग कमीशन की जगह एक नई बॉडी लाने की बात की गई जो कि ग्राउंड लेवल पर जाकर सोचे, जो कि ये देखे कि लोगों की असल समस्या क्या है और उसके ऊपर विचार करे। और 5 साल का जो कॉन्सेप्ट है उसको हटा दिया गया कि 5 साल वाले कॉन्सेप्ट नहीं बनेंगे। अब जो है आप 1 ईयर कॉन्सेप्ट बनाइए, 3 ईयर प्लान बनाइए, है ना, 10 ईयर का विजन बनाइए, 15 ईयर विजन बनाइए, बट ये 5 साल के जो है जो प्लानिंग चल रही थी उसको हम अब नहीं करेंगे, अब अलग तरीके से इकोनॉमी को डेवलप करने की कोशिश करेंगे, जो कि जरूरी भी था। और इसी चीज को लेकर 1 जनवरी 2015 को, याद रखिएगा 1 जनवरी 2015 को एक नई बॉडी बनाई गई जो कि अब से देश में इकोनॉमिकल प्लानिंग की सबसे बड़ी बॉडी है। उसका नाम है नीति आयोग। नीति का भी एक फुल फॉर्म है, याद रखना, नीति का फुल फॉर्म भी एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। और इसे भारत सरकार का थिंक टैंक कहा जाता है। थिंक टैंक का क्या मतलब होता है? एक सोचने वाली बॉडी। क्या सोचती है बॉडी? इकोनॉमी के बारे में सोचती है कि देश की इकोनॉमी को किस तरीके से फ्लोरिश करना है, देश की इकोनॉमी को किस तरीके से बढ़ाना है, यही करती है बॉडी। हाँ, तो ये बॉडी भी यही करती है। इट्स काइंड ऑफ थिंक टैंक ऑफ द इकोनॉमिकल प्लानिंग, ये पॉइंट याद रखिएगा। और 1 जनवरी 2015 को ये एस्टैब्लिश किया गया था। क्लियर है? इसके बाद इसका जो ये जोर देती है नीति आयोग, वो जोर देती है बॉटम अप अप्रोच पे। बॉटम अप अप्रोच मतलब वही सेम ग्राउंड लेवल, कि ग्राउंड लेवल की समस्याओं को समझो, उसका समाधान निकालो और उसके बाद आगे चीजें सही करो। ये बॉटम अप अप्रोच बहुत जरूरी है, जो प्लानिंग कमीशन के अंदर कहीं ना कहीं मिसिंग था। प्लानिंग कमीशन क्या है? वो रिपोर्ट्स के आधार पर जो ऊपर ऊपर चीजें दिख रही थी उसके आधार पर एक प्लान बना देती थी। बट नीति आयोग बॉटम अप्रोच पे काम करता है, अलग अलग जगह से रिपोर्ट्स लेता है, इस रीजन की रिपोर्ट आती है, यहां की रिपोर्ट आती है, हर सेक्टर की रिपोर्ट आती है, उसके बाद ये एक प्रॉपर प्लान तय करता है कि हाँ अब ये काम करना है। दैट्स व्हाई नीति आयोग इज मोर इंपॉर्टेंट देन द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया एंड इट्स ऑल्सो मोर इफेक्टिव देन द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया। याद रखना, इंपॉर्टेंट चीज है। आप देखो ना, जब से नीति आयोग आया है देश की इकोनॉमी कैसे ग्रो कर रही है, कुछ रीजन है ना, वो रीजन यही है। आई बात समझ में? बॉटम अप अप्रोच, ग्राउंड लेवल पे समस्याओं को जब तक नहीं सुलझाया जाएगा तब तक टॉप लेवल पर रिजल्ट नहीं दिखता है। सीधी बात है ना, आप अपने आप में कोई डेवलपमेंट करना चाहते हैं पर उसके लिए सबसे पहले खुद को सुधारना पड़ेगा। ये चीज बहुत जरूरी है ना। अपनी राइटिंग सुधारनी है अगर, तो उसके लिए सिर्फ नया पेन लाने से काम नहीं चलेगा कि मैं 5000 का पेन लेके आ गया। उसके लिए छोटे सस्ते पेन से भी खुद को वर्क करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। बस यही काम इसके अंदर था। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या है? स्टेट एंड सेंट्रल के अंदर के बीच में ये एक इंटरफेरेंस या ब्रिज के रूप में काम करता है। स्टेट और सेंट्रल के बीच में, स्टेट और सेंट्रल जो है कहीं ना कहीं हमेशा एक दोनों के बीच में द्वंद्व चलता रहता है। हर स्टेट और सेंट्रल के बीच में नहीं चलता है। सरकारें जहां बदल जाती है कि सेंट्रल में कोई अलग सरकार गवर्नमेंट की सरकार है, स्टेट में किसी अलग गवर्नमेंट की सरकार है, तो इकोनॉमी को लेकर, फाइनेंस को लेकर कई सारे इश्यूज होते हैं। तो मेजरली ये जो है हमारा नीति आयोग, ये एक ब्रिज के फॉर्म में यहां पर काम भी करता है प्लानिंग को लेकर। इसके बाद हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, हम बात करते हैं नीति आयोग के अंदर ही 3 ईयर, इसमें बहुत सारे एजेंडाज होते हैं। जैसे मैंने बताया, ये 5 साल की प्लानिंग पे बिलीव नहीं करता। इसमें होते हैं जैसे 3 ईयर एजेंडा, 7 ईयर का, 7 साल का मीडियम टर्म स्ट्रेटेजी प्लान, 15 साल का विजनरी प्लान। तो ये बड़े बड़े जो है उसके ऊपर ध्यान देता है और ग्राउंड लेवल की जो रिपोर्ट्स आती है उसके बेस पर ये काम करता है। इसके बाद अगर हम बात करें कि नीति आयोग के मेंबर्स बहुत ज्यादा हैं, तो मगअप नहीं करना है। जो क्वेश्चन एग्जैक्टली पूछे जाते हैं वो मैं बता देता हूं आपको। नीति आयोग के जो चेयरपर्सन होते हैं वो कौन होते हैं? हमारे देश के प्रधानमंत्री होते हैं। ये पॉइंट याद रखना है। नीति आयोग के जो चेयरमैन होते हैं वो हमारे देश के प्रधानमंत्री होते हैं, और जो वाइस चेयरपर्सन होता है या वाइस चेयरमैन होता है
वो प्रधानमंत्री जी नहीं होते, बट प्रधानमंत्री जी उस व्यक्ति को अपॉइंट करते हैं। मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में अभी नीति आयोग के वाइस चेयरपर्सन कौन है। इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखिएगा। टू बी अपॉइंटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर के द्वारा इन्हें अपॉइंट किया जाता है। इट्स रियली इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आई होप चीजें क्लियर हो गई है। इसके अलावा ये सारे मेंबर्स हैं, आप देख सकते हैं कि कौन कौन से मेंबर्स हैं यहां पर। क्लियर है? चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम हमारे प्लान्स के ऊपर। जो अभी तक जो 12 प्लान हुए 5-5 साल के 5 ईयर प्लानिंग के अंदर, जो 12 प्लान्स हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। हर एक प्लान को समझेंगे, बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, बट हर प्लान के बाद कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए थे। इंपॉर्टेंट इवेंट्स का मतलब ये होता है कि हर प्लान के बाद हमने कुछ अचीव किया था। प्रश्न किस तरह के पूछे जाएंगे वो भी मैं आपको बता दूंगा, और हमने क्या अचीव किया है ये भी हमको देखना जरूरी है, क्योंकि जो अचीव किया है उससे क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं। ठीक है ना? तो ये सारी चीजें हम देखते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं हम सबसे पहले अपने फर्स्ट 5 ईयर प्लान से। अभी जो पहला 5 ईयर प्लान था, देखिए आपको समझना पड़ेगा कि पहले 5 ईयर प्लान के अंदर हमारी जो सबसे बड़ी समस्या थी वो था कि खाने के लिए भी, खाद्यान्न के ऊपर भी दूसरी कंट्री पे डिपेंड रहना। आपको जान के शायद थोड़ी हैरानी हो रही होगी, पर उस समय पर भी हम जो फूड था उसको इंपोर्ट कर रहे थे, मतलब बाहर से मंगवा रहे थे। तो जो पहला 5 ईयर प्लान था उसमें जो सबसे ज्यादा जोर दिया गया वो किस पे दिया गया था? वो दिया गया था एग्रीकल्चर डेवलपमेंट में, कि सबसे पहले हमें क्या करना है, अपने देश का जो एग्रीकल्चर है उसे डेवलप करना है। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट का मतलब ये होता है कि एटलीस्ट खाने पीने की चीजों के लिए हमको दूसरे देश पे डिपेंड नहीं रहना है। टाइम याद रखिएगा, 1951 में से लेकर 1956 तक पहला 5 ईयर प्लान चला, पहली पंचवर्षीय योजना चली। उस समय के एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हेरोड डोमार के मॉडल पर यह प्लानिंग स्टार्ट की गई थी। याद रखिएगा, पूछा जाता है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ऐसे ही आता है कि जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था वो किसके प्लान के ऊपर बेस्ड था, किसके मॉडल पे बेस्ड था? तो याद रखना, फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो है वो हेरोल्ड डॉमर के मॉडल पे बेस्ड था। पीसी मल्बिस का नाम भी आता है। सेकंड 5 ईयर प्लान उनके मॉडल के ऊपर बेस्ड था। अब क्या हुआ, पहले 5 ईयर प्लान के अंदर जो सबसे बड़ा इश्यू था वो था मेन कि हमारा फूड इंपोर्ट बहुत ज्यादा है। समझिए, देश में सबसे बड़ी समस्या किसी देश में क्या हो सकती है? वो होती है गरीबी। और गरीबी के अंदर भी बोलते ना कि गरीबी में भी आटा गीला हो जाना, मतलब देश में गरीबी है और ऊपर से जो खाना है वो बाहर से मंगवाना पड़ रहा है, ऑर्डर देना पड़ रहा है, फूड बाहर से लेना पड़ रहा है। तो जो थोड़ा बहुत फॉरेन रिजर्व देश के अंदर था वो भी धीरे धीरे खत्म होता जा रहा था। तो पहले 5 ईयर प्लान में क्या किया कि नहीं, सबसे पहले हमको एग्रीकल्चर पे ज्यादा ध्यान देना है। इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात ठीक है वो करेंगे, पर सबसे पहले क्या काम करना है कि बहुत ज्यादा ध्यान देना है एग्रीकल्चर पे, ताकि एक सेल्फ सफिशिएंसी आ जाए, डिपेंड नहीं रहना पहले किसी कंट्री के ऊपर। दूसरी एक बहुत बड़ी समस्या थी, दूसरी समस्या थी हमारे देश में रिफ्यूजीज की। अब रिफ्यूजी कहां से आए? जब देश का विभाजन हुआ, दुखद विभाजन हुआ, उस समय पाकिस्तान से बहुत सारे लोग भारत के अंदर आए। अब क्या हुआ, उन लोगों के लिए जॉब की व्यवस्था करना, उनकी गरीबी की व्यवस्था, उनकी गरीबी को दूर करना, ये भी हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ी समस्या यहां पर बन गई थी। तो जो टारगेट रखा गया था वो क्या रखा गया था कि 2.1% हमारी ग्रोथ रेट होगी। जो भी हमारी है ग्रोथ, उसको हम टारगेट रखते हैं कि 5 साल बाद वो 2.1% से इंक्रीज हो जाएगी। बहुत ज्यादा नहीं रखा, बहुत ऑप्टिमिस्टिक नहीं थे हम लोग। क्यों नहीं थे? बिकॉज समस्या ज्यादा थी, पहली बार प्लानिंग आया था, क्या होगा कैसा होगा, नया नया एक्सपीरियंस था। तो दैट्स वाई यहां पर जो ग्रोथ रेट रखा गया वो कम ही रखा गया, 2.1% का ग्रोथ रेट रखा गया। पर बहुत अच्छा टारगेट हमने अचीव करा, ऐसा नहीं था कि टारगेट अचीव नहीं करा, बहुत अच्छा टारगेट अचीव किया और 3.6% का ग्रोथ रेट हमने अचीव कर लिया। दैट मीन्स ये जो प्लान था इट वॉज अ वेरी सक्सेसफुल प्लान। आप देखिए ना कि ग्रोथ रेट बोला क्या है, अचीव क्या कर रहे हैं, वेरी सक्सेसफुल प्लान है ही ऑब्वियसली यहां पर। और इसका एक बहुत बड़ा रीजन था, आप सभी समझते हैं कि हमारे देश में जो एग्रीकल्चर है वो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, बट सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो होता है मानसून। देखिए, ये मैं बात कर रहा हूं 1952 की, 1951-52 की बात कर रहा हूं, एक्जैक्टली उसी टाइम की पर्टिकुलर पीरियड की बात कर रहा हूं। उस समय पर ग्रीन रेवोल्यूशन जैसी कोई चीज नहीं थी, वो केमिकल और ये सारी चीजें थी नहीं, तो बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी सीधे सीधे बारिश के ऊपर होती थी। और उस समय पर मानसून काफी अच्छा हुआ, जिसके कारण हमारी ग्रोथ रेट अच्छी हुई, क्योंकि जो मेन टारगेट था वो क्या था, एग्रीकल्चर ही था। तो जो है बहुत सारी चीजें जो है वो नेचर पे भी डिपेंड करती है। नेचर ने भी उस समय हमारे देश का साथ दे दिया कि हाँ इंडिया तो ग्रो करेगा ही, नेचर भी, भगवान भी हमारे साथ थे। अब बहुत सारी चीजें उस समय पर अचीव करी। देश में 5 नए IITs को स्टार्ट करा, बहुत बड़ी बात है, पहली बार ये हुआ कि देश में 5 नए IITs को स्टार्ट करा। जरूरी था, देश में टेक्नोलॉजी को डेवलप करना बहुत जरूरी था, ये बात सरकार को समझ में आ गई थी और इसलिए देश में IITs को डेवलप किया। IIT मतलब आप सभी समझते हैं, आप में से बहुत सारे बच्चों ने उस एग्जामिनेशन को क्रैक करने की कोशिश की होगी, बहुत सारे सक्सेसफुल भी रहे होंगे। तो पहले 5 IITs को सेटअप किया गया। मेरा प्रश्न आपसे ये है
कि देश का पहला आईआईटी कौन सा और कब सेटअप किया गया, बताइएगा। बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं इसमें। इसके बाद यूजीसी को सेटअप किया गया हायर एजुकेशन के लिए, आप सभी जानते हैं यूजीसी क्या है। और साथ ही साथ 2 डैम्स बनाए गए, बाखरा नंगल और हीराकुंड डैम स्टैब्लिश किए गए। तो ये कुछ अचीवमेंट्स थे जो पहले 5 ईयर प्लान के अंदर हमने करे। बट इसमें जो मेजर अचीवमेंट था वो ये था कि हमने टेक्नोलॉजी की तरफ ध्यान देना शुरू कर दिया। आईआईटीज को ओपन किया, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नए आईआईटीज को हमने ओपन किया इस 5 ईयर प्लान में, है ना। याद रखना 5 साल के मैं बात कर रहा हूं, प्रॉपरली 5 साल को अगर हम कंक्लूड करें उसके अंदर ये सारी चीजें हमने देश में करी। मानसून सही था, सारी चीजें बढ़िया हुई और टारगेट अचीव कर लिया हमने 3.6% का। एग्रीकल्चर में हम सेल्फ सफिशिएंट हो गए, मतलब अब ये चीज नहीं रही कि हमको दूसरे देश से कुछ मांगना पड़ेगा फूड के लिए। आज तो किस हालत में हम कि दूसरे देश को एक्सपोर्ट्स करते हैं, इतना फूड है हमारे पास, है ना। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, फिर आता है हमारा सेकंड 5 ईयर प्लान जो 5 साल बाद ही आएगा। पहला प्लान चला 56 तक, उसके बाद 56 से लेके 61 तक एक प्लान चलता है, सेकंड 5 ईयर प्लान। सेकंड 5 ईयर प्लान जो था वो था पीसी महलबिस के मॉडल पर। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। पीसी महलबिस भारत के ही व्यक्ति हैं और एक ऐसे महान व्यक्ति जिनका यह मानना था कि अब देश को, अगर किसी भी देश को डेवलप करना है तो हमको रशियन मॉडल पे चलना पड़ेगा, यूएसएसआर के मॉडल पे चलना पड़ेगा। यूएसएसआर के अंदर जो है वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चल रहा था। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन मतलब लोग जो है वो एग्रीकल्चर से इंडस्ट्री पे शिफ्ट हो रहे थे और ये रेवोल्यूशन काफी अच्छा गया, बहुत बढ़िया रेवोल्यूशन भी गया था। तो यहां पर पीसी महलबिस इसी बात पर टिके हुए थे। उन्होंने इस बात को बहुत जोर शोर से सरकार के पास रखा था कि जी हां, इसी मॉडल पे हमें भी अपनी इकोनॉमिकल प्लानिंग को डेवलप करना है। और अब हमने एग्रीकल्चर में जब सफिशिएंसी हासिल कर ली है, अब हमको ध्यान देना चाहिए किस पे, हमें सीधा सीधा ध्यान देना चाहिए हमारे देश की हैवी इंडस्ट्रीज पर, जिसकी बात बॉम्बे प्लान में भी कहीं ना कहीं की गई थी। मैंने बता दिया, इंडस्ट्रीज को नाराज नहीं कर सकते आप, समझो, जॉब वही जनरेट करके देंगे। बिल्कुल बात मानी गई। और जो दूसरा प्लान था वो पीसी महलबिस के मॉडल के ऊपर बेस्ड था। सीधी सीधी बात है, हैवी इंडस्ट्री पे इसमें जोर दिया गया था। याद रखना, पहला जो प्लान उसमें एग्रीकल्चर पे जोर दे रहे, दूसरे प्लान में हैवी इंडस्ट्री पे जोर दे रहे। स्मॉल इंडस्ट्री की बात नहीं कर रहा हूं मैं, हैवी इंडस्ट्री, बड़ी बड़ी मील्स लगाई गई, कौन सी आ गया हम बात करेंगे। इसके बाद याद रखिएगा, जो पीसी महलबिस हैं, ये नेशनल स्टैटिक डे 29 जून को जो मनाया जाता है, हमारी जो सेंट्रल स्टैटिक ऑर्गेनाइजेशन है, सीएसओ है, उसके फाउंडर भी हैं। बहुत बड़े स्टैटिक्स में कह सकता हूं इकोनॉमिक्स रहे हैं और काफी महान व्यक्ति हमारे देश के माने जाते हैं। इसके बाद हमने इस प्लान में शिफ्ट लिया, एक पूरा गियर चेंज कर दिया कि एग्रीकल्चर से हमने इंडस्ट्री के अंदर एक सडन शिफ्ट ले लिया, जो बहुत जरूरी भी था हमारे देश के लिए, कि हमने देखा कि बस अब एग्रीकल्चर के अंदर हम सफिशिएंट हो गए, अब हमें इंडस्ट्रियलाइजेशन पे जाना ही पड़ेगा। याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। और एक दूसरी हमारी एक इंडस्ट्री पॉलिसी हम लेकर आए 1956 के अंदर, इंडस्ट्री पॉलिसी रेजोल्यूशन लेकर आए। दूसरी इंडस्ट्री पॉलिसी थी, पहली 1948 में आ गई थी, दूसरी इंडस्ट्रियल पॉलिसी लेकर आए और टारगेट रखा हमने 4.6% का ग्रोथ रेट का। ठीक है, 4.6% मतलब 5 साल के बाद जो टारगेट ग्रोथ रेट होगी वो लगभग 4.6% हमको देखने को मिलेगी। ऑप्टिमिस्टिक हो गए थे पहले, 2 समथिंग कुछ था, प्लान सक्सेसफुल रहा, 3 समथिंग कुछ हमने अचीव करा। अब हमारा जो टारगेट था वो हमने बढ़ाया, हमने बोला 4.6% रहेगा, क्योंकि देश के इंडस्ट्रियलाइजेशन के अंदर भी आप ये समझ के चलिए कि सरकार के साथ साथ कैपिटलिस्ट का साथ होना बहुत जरूरी है। और सारे कैपिटलिस्ट सरकार के साथ थे उस समय। सबने कहा कि नहीं, बिल्कुल हम आपके साथ हैं, इन्वेस्ट हम करेंगे, देश में पैसा लगाएंगे, इंडस्ट्रीज को हम लगाएंगे और जॉब्स भी जनरेट करेंगे। सरकार की जो बहुत बड़ी समस्या है, गरीबी की समस्या की बात करने, अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या की बात कर ले, वो समस्या का समाधान सरकार को जो समय दिखा वो क्या था, हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन ही था। और जो कई हद तक सरकार का फैसला सही भी था, बहुत सही फैसला था। इसके बाद क्या हुआ आप देख सकते हैं कि हमने बहुत सारे प्लांट्स लगाए, जैसे भिलाई स्टील प्लांट रशिया के सहयोग से लगाया गया, दुर्गापुर स्टील प्लांट ब्रिटेन के सहयोग से लगाया गया, ब्रिटेन मतलब यूके की मैं बात कर रहा हूं। राउरकेला स्टील प्लांट वेस्ट जर्मनी के सहयोग से लगाया गया। और इसके अलावा हमने 1957 में एटॉमिक एनर्जी कमीशन बनाया। याद रखिएगा, होमी जहांगीर भाभा जिसके अध्यक्ष बने थे, चेयरमैन, पहले चेयरमैन वही थे। इसके अलावा टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च वाज एस्टैब्लिश्ड एट द रिसर्च इंस्टीट्यूट, एक रिसर्च इंस्टीट्यूट, बहुत बड़ा रिसर्च इंस्टीट्यूट है टाटा इंस्टीट्यूट, उसको हमने एस्टैब्लिश किया। मतलब काफी चीजें हमने इस प्लान के अंदर हमने बहुत कुछ अचीव यहां पर किया। साथ ही साथ LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन 1956 के अंदर आया। देश का पहला टीवी ब्रॉडकास्ट इसी 5 ईयर प्लान के अंदर हुआ था, पहला टीवी ब्रॉडकास्ट। और टारगेट अचीव हमने कर लिया 4.27% ग्रोथ रेट, मतलब जितना सोचा उससे थोड़ा ज्यादा ही हमने अचीव करा। देश खुश था। इंडस्ट्रियलाइजेशन के अंदर भी हमने बहुत अच्छा करा, बढ़िया हमारी ग्रोथ चल रही है, देश धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा है।
साथ ही साथ यहां पर क्या है, एक गड़बड़ हुई थी। गड़बड़ क्या है? स्मॉल एंड कॉटन इंडस्ट्रीज रिमेन स्लगिश ड्यूरिंग दिस प्लान। जो स्मॉल और कॉटेज इंडस्ट्री थी, उस इंडस्ट्री के ऊपर इस प्लान में कोई जोर नहीं दिया गया। क्यों नहीं दिया गया? सरकार का जो सारा ध्यान था वो किस पे था? हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन पे था। इसीलिए इस प्लान को सही तो मानते, पर कहीं ना कहीं हमारे स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्री के लिए प्लान सही नहीं था। कोई पुख्ता प्लानिंग नहीं थी इनके लिए कि इनको कैसे डेवलप करना है। और आज क्या है, धीरे धीरे वो चीज लगभग खत्म होने की कगार पर आ गई थी। अभी तो चीजें सही चल रही है, कॉटेज इंडस्ट्री भी देश में, स्मॉल इंडस्ट्रीज को भी सरकार डेवलप कर रही है। एमएसएमई की मैं बात करूंगा तो चीजें अभी सही हो रही है, पर उस समय धीरे धीरे डिक्लाइन होती जा रही थी। अब बहुत अच्छी बात हुई, इंपोर्ट हमारा जो है यहां पर जो है वो इंक्रीज हो गया था। इंपोर्ट इंक्रीज हो गया। इंपोर्ट किस चीज का इंक्रीज हुआ है? इंपोर्ट इंक्रीज किस चीज का हो रहा है? इंपोर्ट इंक्रीज हो गया था टेक्नोलॉजी को लेकर। मशीन से मंगवा रहे हैं, आप देखो ना, इतनी इंडस्ट्रीज को डेवलप कर रहे हैं, मशीन से मंगवा रहे हैं, टीवी ब्रॉडकास्ट यहां पर आ रहा है, तो इंपोर्ट हमने इंक्रीज यहां पर कर दिया था इस प्लान के अंदर। जो एक हद तक मैं इसको सही इसलिए मानता हूं क्योंकि देखिए, अगर आपको कहीं नई दिशा में बढ़ना है, कोई नई चीज स्टार्ट करनी, तो आपको थोड़ा इन्वेस्टमेंट तो करना ही पड़ेगा। अब हैवी इंडस्ट्रीज आपको लगानी है, इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ जाना है, नई टेक्नोलॉजी चाहिए, तो देश को इंपोर्ट तो बढ़ाना ही पड़ेगा यहां पर। ठीक है, तो ये चीज बहुत जरूरी थी। इसके बाद हमारा आता है थर्ड 5 ईयर प्लान, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट प्लान है ये थर्ड 5 ईयर प्लान, जो कि 1961 से लेकर 1966 तक चला। और ये भारत सरकार का पहला ऐसा प्लान है जिसे भारत सरकार ने ऑफिशियली फेल डिक्लेयर किया कि ऑफिशियली हां साहब ये प्लान हमारा फेल हो गया। 5 ईयर प्लान में पहला ऐसा प्लान। 2 प्लान बहुत बढ़िया जा रहे हैं, समझो आप, देश तरक्की करता जा रहा है, सब लोग खुश हैं। सडनली तीसरा प्लान बहुत बुरी तरीके से फेल हुआ। क्यों हुआ, क्या हुआ, आगे बात करेंगे। प्लान का ड्यूरेशन याद रखिएगा, 1961 1966। गॉडगिल योजना इसलिए कहा जाता है क्योंकि गॉडगिल जी के प्लान के ऊपर ये बेस था। इसे इसलिए थर्ड 5 ईयर प्लान को गॉडगिल योजना के नाम से जाना जाता है। टारगेट इसमें क्या था? इसमें था सेल्फ रिलायंस टारगेट था। और जो एक और दूसरा टारगेट था, एम.एन. रॉय साहब ने जो सजेस्ट किया था पीपल्स प्लान के अंदर कि एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री दोनों पे जोर हमको देना पड़ेगा, तो दोनों के जोर देने की बात की गई। और जो मेन टारगेट था वो था कि इकोनॉमी को अब हमको इंडिपेंडेंट बनाना है, दूसरे देश पे अब हमको डिपेंड नहीं रहना है। सेकंड 5 ईयर प्लान में जो इंपोर्ट कर रहे थे उसको कम करने की कोशिश यहां पर की गई, हालांकि कामयाब नहीं हो पाए। टारगेट देखो कितना रखा है, टारगेट 4 पॉइंट समथिंग हमने रखा था उस समय पर सेकंड 5 ईयर प्लान में, थर्ड में बढ़ाया। जब किसी टारगेट को अचीव कर लेते हो तो क्या करते हो, फिर बड़ा टारगेट अचीव करने की कोशिश करते हो ना। सरकार ने भी यहां पर यही करा। टारगेट ग्रोथ रेट रखा 5.6% पर बुरी तरीके से गिरे और 2.8% ही टारगेट अचीव कर पाए। ग्रोथ रेट इतनी ही रही, बहुत कम हो गई। क्यों रही? रीजन है, ऐसा नहीं था कि कोई समस्या नहीं थी, उसके बावजूद सरकार की गलती थी या किसी और की गलती थी, बहुत सारी समस्याएं आ गई, इसीलिए ये प्लान बुरी तरीके से फेल हो गया। जैसे एग्जांपल की मैं बात करूं, यहां पर ये डी.आर. गॉडगिल, ये इस प्लान के जनक हैं। अब सबसे पहले इंडो चाइना वॉर 1962 हमने फेस किया, इंडो पाक वॉर 1965 फेस कर रहे हैं। देश में सूखा आ गया है, सूखे के बाद एग्रीकल्चर ग्रोथ नेगेटिव हो गई। क्यों हो गई? मानसून हुआ ही नहीं। जब मानसून हुआ तो नहीं हुआ, तो सूखा आ गया देश में, सूखा आ गया तो एग्रीकल्चर ग्रोथ नेगेटिव हो गई, जितना हम कर रहे थे उससे नेगेटिव में चले गए। इसके बाद ऑयल क्राइसिस हो गई 63-64 के अंदर, तेल और अलग से महंगा हो गया। 2 देश के प्रधानमंत्रियों को हमने खो दिया, जवाहरलाल नेहरू जी की मैं बात कर रहा हूं, लाल बहादुर शास्त्री जी की बात कर रहा हूं। इतना सारा देश के ऊपर जो है ये समस्या आ गई थी। देखो, जब भी किसी देश की जंग होती है, एक जंग के अंदर देश की आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है। यहां तो हमने कितनी लड़ी है देख लो, 2 जंगें लड़ी, कोई देश जीते हारे, पर आर्थिक स्थिति दोनों की खराब होती है। पर 2 जंग, उस समय पर देश अभी अभी आजाद हुआ है, इकोनॉमी धीरे धीरे बढ़ रही है, और सडनली 2 जंगें हमारे देश ने फेस कर ली, जिसके कारण क्या हुआ, इकोनॉमिकल काइंड ऑफ क्राइसिस देश में आ गए थे। ये मान के चलिएगा नेगेटिव ग्रोथ हो रही है, और इसीलिए जो प्लान है ये फेल हो गया। अब जब ये प्लान फेल हो गया तो ये बात समझ में आई कि नहीं, अब जो है 5 ईयर प्लान के ऊपर नहीं जा सकते, बिकॉज 5 ईयर प्लान में क्या किया जाता है, आपने अभी प्लान किया और 5 साल बाद आप डेवलपमेंट देखोगे, 5 साल तक रुकना पड़ेगा। पर अब समझ में आ गया कि नहीं, थर्ड 5 ईयर प्लान बहुत बुरी तरीके से फेल्ड हो गया है। चाइना के साथ हमारा वॉर हो गया है, पाकिस्तान के साथ हो गया, दूसरा युद्ध कभी भी हो सकता है। उसके लिए खुद को सबसे पहले तैयार करना है। खुद को तैयार करना है तो देश की इकोनॉमी को बहुत मजबूत बनाना पड़ेगा। इसलिए तय किया गया कि अब हम एनुअल प्लान्स लेकर आएंगे, मतलब 1-1 साल के प्लान लेकर आएंगे। और ये जो पीरियड था जिसमें 3 एनुअल प्लान्स लाए गए, याद रखना टोटल 3 एनुअल प्लान्स लाए गए, इस पीरियड को कहा गया प्लान हॉलिडे, जो कि 1966 से 1969 तक लाया गया था। ये डेट्स है, आप देख लीजिएगा।
3 एनुअल प्लान इन डेट्स के अंदर लाए गए, एक एक साल के प्लान बनाए गए और इकोनॉमी को हमने स्टेबल कर लिया। सही हो गई इकोनॉमी, स्टेबल हमने इकोनॉमी को इस समय पर कर लिया था। 1969 तक इकोनॉमी थोड़ी बहुत हमारी स्टेबल यहां पर हो गई थी। इसके बाद इसी समय पे, इसी पीरियड में हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन आता है। ग्रीन रेवोल्यूशन, नॉर्मन बोरलॉग एंड विलियम गॉड, ये 2 लोग हैं ग्रीन रेवोल्यूशन के अंदर, बट फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन माना जाता है नॉर्मन बोरलॉग को। याद रखिएगा, नॉर्मन बोरलॉग। मैक्सिको कंट्री की बात आती है, मैक्सिको के अंदर जो बीच है वहां पर प्रोडक्शन बढ़ाया, इंडिया के अंदर भी उन चीजों को लाया गया। ग्रीन रेवोल्यूशन के अंदर, भारत के अंदर जो ग्रीन रेवोल्यूशन के जनक है, हरित क्रांति के जो जनक है, उनका नाम याद रखिएगा, MS स्वामीनाथन। याद रखिएगा, डॉक्टर MS स्वामीनाथन इज द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। इंडिया के अंदर कौन MS स्वामीनाथन है, और अगर पूरी दुनिया के अंदर बात करें तो आपको नाम याद रखना है यहां पर डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। ग्रीन रेवोल्यूशन के अंदर जो एक इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत डिटेल में हम नहीं जाएंगे बिकॉज एक्जैक्टली ऐसे कोई डिटेल में क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है ग्रीन रेवोल्यूशन से, पर ग्रीन रेवोल्यूशन में एक इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखना है, HYV सीड्स। HYV मतलब हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, ऐसे बीज जो ज्यादा प्रोडक्शन देते हैं, कम एरिया में भी ज्यादा प्रोडक्शन देंगे। पर समस्या क्या, समस्या वही थी, ज्यादा पानी, ज्यादा केमिकल देना पड़ेगा। तो थोड़े टाइम के लिए तो ग्रीन रेवोल्यूशन ने प्रोडक्शन हमारे देश में बढ़ाया था, बट लॉन्ग टर्म के लिए इसके नेगेटिव इंपैक्ट ज्यादा देखने को मिलते हैं, जमीनें बहुत खराब करी है। ग्रीन रेवोल्यूशन का फायदा बहुत सारे स्टेट्स को हुआ भी नहीं है, अगर आप बात करें तो, है ना। अगर आप देखेंगे तो यहां पर आप ईस्टर्न यूपी को हम देखेंगे, और अगर हम बात करें हरियाणा की, पंजाब की, ये एरियाज थे जिनको ग्रीन रेवोल्यूशन का फायदा हुआ, पूरे देश को तो हुआ भी नहीं। सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन भी आया, उसके बाद टेक्नोलॉजी को बढ़ाने की बात की गई, ट्रैक्टर्स उसके अंदर लाए गए, वो अलग एक सब्जेक्ट है। पर हाँ, ग्रीन रेवोल्यूशन इसी समय पर आया और कहीं ना कहीं देश को फायदा ही इससे हुआ था, तो ये पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट, उसके बाद 4th 5 ईयर प्लान आता है। 4th 5 ईयर प्लान बहुत ज्यादा इसमें कुछ ऐसा हुआ नहीं। 4th 5 ईयर प्लान के अंदर 1969-74 के अंदर प्लान आया था। ऑब्जेक्टिव क्या थे, ग्रोथ विथ स्टेबिलिटी, कि भैया ग्रोथ तो हो रही है बट स्टेबिलिटी देश के अंदर आ जाए, स्टेबल ग्रोथ जरूरी होती है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट जरूरी है। इसके बाद प्रोग्रेसिव अचीवमेंट ऑफ सेल्फ रिलायंस की हम बात कर रहे थे। ग्रोथ विथ जस्टिस हमने करा और टारगेट क्या रख दिया, टारगेट रख दिया 5.7%। मतलब उत्साहित तो हम हो गए कि ठीक है वापस से उस टारगेट को हम अचीव कर लेंगे, बट अगेन 3.6% पर ही अटक गए। समस्याएं थी इसलिए अटके हैं, ऐसा नहीं था कि सरकार की कोई बहुत बड़ी गलती थी या कुछ ऐसा हो गया था, समस्याएं थी। समस्या क्या थी आगे बात करेंगे। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन बहुत बड़ी समस्या थी उस समय पर। इंक्रीज अनएम्प्लॉयमेंट लगातार बढ़ता जा रहा था। क्यों बढ़ता जा रहा था, क्योंकि वापस से रिफ्यूजी क्राइसिस को झेला हमने। कौन से रिफ्यूजी क्राइसिस को झेला है, बांग्लादेश वाले, बताऊंगा आगे मैं। गरीबी थी और इकोनॉमी जो है वो बुरी तरीके से शेक करने लगी थी। इस समय पर तो ये लगा था कि फाइनेंशियल क्राइसिस देश में आ जाएंगे, लगभग ये स्थिति बन गई थी। रीजन क्या थे, देखो इंडो पाक वॉर 1971 के अंदर जैसा अंदेशा था कि एक बार वॉर हो गया दूसरी बार हो सकता है, हम संभल गए थे तब तक, पर फिर अगेन इंडो पाक वॉर हो गया, वापस से इकोनॉमी स्लगिश कर दी। देखो वॉर में जीते हम बट स्टिल इकोनॉमी स्लगिश होकर जाती है। एक नया देश बना बांग्लादेश। बांग्लादेश जब बना तो बांग्लादेश रिफ्यूजीज देश के लिए एक बहुत बड़ी, जो कह सकते हैं कि एक चुनौती के तौर पर वो आए। बिकॉज एक बार हमने देख लिया था कि जब देश पाकिस्तान से जब रिफ्यूजीज आए थे उस समय पर भी बहुत समस्या हुई थी, यहां पर भी बांग्लादेशी रिफ्यूजीज आए तो बहुत बड़ी समस्या का सामना हमको करना पड़ा। अगेन 1974 में ऑयल क्राइसिस आ गया और 72-73 में अगेन जो है वो सूखा देश में पड़ गया। अगेन वही सिचुएशन बनती जा रही है, वॉर भी आ रहा है, ऑयल क्राइसिस भी आ रहे हैं, रिफ्यूजी की समस्या भी आ गई है और वापस से सूखा भी पड़ रहा है। तो फिर वही जो 3rd 5 ईयर प्लान के अंदर हुआ, वही सिचुएशन कहीं ना कहीं हमने यहां पर फेस करी। तो ये रीजन थे फेलियर के, बट स्टिल ऐसा नहीं था कि सिर्फ फेलियर ही, बहुत कुछ अचीव भी करा इसमें। जैसे 14 प्राइवेट बैंक्स को नेशनलाइज किया था 19 जुलाई 1969 में, उसी समय के पेपर की कटिंग है। बैंकिंग सेक्टर लगातार बढ़ता जा रहा था। देश में लोगों के अंदर बैंकिंग अवेयरनेस लाने के लिए, फाइनेंशियल इंक्लूजन लाने के लिए, मैं सीधी सीधी बात करूं तो 14 जो प्राइवेट बैंक्स थे देश में उनको नेशनलाइजेशन किया गया। मतलब 14 प्राइवेट बैंक को सरकारी बैंक में कन्वर्ट किया गया। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। इसके बाद ऑपरेशन फ्लड चलाया गया। ऑपरेशन फ्लड मतलब व्हाइट रेवोल्यूशन, जिसको हम दुग्ध क्रांति के नाम से जानते हैं। अब दुग्ध क्रांति के जब नाम से जानते हैं, व्हाइट रेवोल्यूशन के नाम से जानते हैं, तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि दुग्ध क्रांति के जनक कौन है। तो याद रखिएगा डॉक्टर वर्गीस कुरियन दुग्ध क्रांति के जनक है। अमूल, अमूल आप जानते होंगे आड़त के अंदर जो फैक्ट्री है, अमूल के संस्थापक भी यही हैं। तो ऐसा नहीं था, बहुत कुछ हमने अचीव भी करा, जैसे नेशनलाइजेशन बैंक का करना पड़ा, एक तो जरूरी भी था, करना भी जरूरी था, फाइनेंशियल इश्यूज हो रहे थे। और इसके बाद ऑपरेशन फ्लड और व्हाइट रेवोल्यूशन की बात हमने करी। नेक्स्ट आता है 5th 5 ईयर प्लान। जब भी 5th 5 ईयर प्लान आता है, एक ही पॉइंट याद रखना,
5th 5 ईयर प्लान में एक नारा दिया गया था और उस नारे के बारे में ही कई बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वो नारा था गरीबी हटाओ। ये स्लोगन दिया गया था 5th 5 ईयर प्लान में। क्यों दिया गया है समझ जाओ ना। गरीबी कितनी बढ़ रही है, लगातार बढ़ती जा रही है। गरीबी हटाना एक मेजर चैलेंज था, उस चैलेंज को पूरा करना भी पड़ेगा। पर चैलेंज लिया सरकार ने और एक नारा दिया गरीबी हटाओ का, क्योंकि देश में गरीबी लगातार बढ़ती जा रही थी। उसके लिए काम भी किया। 1974 से 79 तक ये प्लान चला। इमरजेंसी भी इसी बीच देश में लगी थी। प्लान प्रिपेयर है, डीडी धर ने प्लान को प्रिपेयर किया था, इसलिए इसे धर योजना के नाम से भी जाना जाता है। ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? पॉवर्टी एडिक्शन, गरीबी हटाना है। सेल्फ रिलायंस, ये देखिए ये जो टारगेट होता है ना, ये लॉन्ग टर्म टारगेट है। लॉन्ग टर्म टारगेट का क्या मतलब होता है कि ऐसा नहीं कि आप 5 साल में अचीव कर लोगे। अब देखो गरीबी हटाने की जब हम बात कर रहे हैं शुरुआत से, पर अभी तक गरीबी हटी है क्या? नहीं हटी। दीज आर द लॉन्ग टर्म टारगेट्स। इनके लिए मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है, बट हाँ रिजल्ट धीरे धीरे दिखते हैं। जैसे आप जिम जा रहे हो, आपको बॉडी बनानी 10 दिन में थोड़ी दिखेगी, रिजल्ट दिखेंगे 2 साल 3 साल 4 साल में। बट स्टार्ट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है ना। स्टार्ट अगर जब तक नहीं करेंगे तो अचीव कैसे करेंगे? सेम चीज जो है वो आपकी पढ़ाई के साथ भी होती है। जीवन में कुछ अचीव करना है, एग्जामिनेशन देना है, सीडीएस के थ्रू आपको फोर्सेस को ज्वाइन करना है, तो एक मन में रहता है कि क्या मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। टाइम लगता है, इट टेक्स सम टाइम, लॉन्ग टाइम प्रोसेस है ये। बट एक बार स्टार्ट कर लिया तो फिर वो धीरे धीरे हो जाता है ना। इसलिए कहते हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर वो बच्चा जीतता है जो गिव अप नहीं करता है। वो बच्चा हमेशा हारता है जो 1 अटेम्प्ट 2 अटेम्प्ट के बाद गिव अप कर देता है। इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। हर आदमी का जो थॉट प्रोसेस है, हर आदमी की सीखने की जो क्षमता है वो थोड़ी सी अलग अलग होती है। कोई व्यक्ति 6 महीने में सीख जाता है, कोई व्यक्ति को 2 साल लग जाते हैं, बट अचीव कर लेते हैं। तो अचीव करना जरूरी है, आपको बस क्या डिटरमाइंड रहना उस चीज के लिए। चलो वापस टॉपिक पे आ जाते हैं। अब गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। इस समय इंदिरा गांधी जी की सरकार थी। 20 पॉइंट प्रोग्राम्स को भी लॉन्च किया गया। यहां पर अलग अलग प्रोग्राम्स थे। 20 पॉइंट गरीबी हटाने के लिए 20 पॉइंट प्रोग्राम्स को लॉन्च किया गया था। और जो टारगेट ग्रोथ रखी गई वो रखी गई 4.4%। ये टारगेट ग्रोथ यहां पर रखी गई। अब यहां पर बहुत कुछ हमने अचीव करा। पहला टेस्ट हमने करा पोखरण 1 के नाम से, जिससे दिया गया नाम स्माइलिंग बुद्धा। इस ऑपरेशन का नाम था। 18 मई 1974 को टेस्ट किया गया था, है ना। न्यूक्लियर टेस्ट हमने करा, पोखरण 1 नाम दिया गया। स्माइलिंग बुद्धा इस ऑपरेशन का नाम था, टेस्ट था पोखरण 1। हेड कौन कर रहे थे? डॉक्टर राजा रमन्ना हेड कर रहे थे इस चीज को। एस्टेब्लिशमेंट किया हमने, आरआरबी को एस्टेब्लिश किया 1975 में। आरआरबी बिकॉज बैंकिंग का ये कह सकते कि बैंक्स फेमस तो हो रहे थे, बट बैंक का जो फायदा है वो ग्रामीण लोगों को नहीं मिल पा रहा था। सरकारी बैंक्स कम थे, प्राइवेट बैंक ज्यादा थे। अगर कम ज्यादा नहीं भी थे तो भी प्राइवेट बैंक्स के साथ समस्या है कि वो एग्रीकल्चर के लिए लोन प्रोवाइड नहीं करते। देश में उस समय एग्रीकल्चर के लिए लोन की जरूरत बहुत ज्यादा थी। तो शहर के लोग तो बैंक का यूज कर रहे हैं, बट गांव के लोग नहीं कर पा रहे। इसीलिए स्पेसिफिकली रूरल एरिया पे ध्यान देने के लिए आरआरबीज को एस्टेब्लिश किया गया, है ना। मैं पढ़ाऊंगा आपको आगे, जब हम बैंकिंग पढ़ेंगे तो बहुत डिटेल में आरआरबीज के बारे में पढ़ेंगे। पहला आरआरबी जो है वो याद रखिएगा प्रथमा बैंक था। प्रथमा बैंक जो उत्तर प्रदेश के अंदर सेटअप किया गया था, प्रथमा बैंक पहला आरआरबी था। इसके बाद फैमिली प्लानिंग के बाद इसमें की गई नेशनल इमरजेंसी लगी 1975 में, 77 में रिवोक कर दी गई। तो काफी कुछ हमने झेला यहां पर 5th 5 ईयर प्लान के अंदर। याद रखिएगा 5th 5 ईयर प्लान को गरीबी हटाओ के नाम से याद रखना है। इसके बाद सरकार बदली, इमरजेंसी के बाद सरकार बदली, सरकार चेंज हुई और पहली बार नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट यहां पर आई। उस समय नए पीएम थे मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई ने कहा कि नहीं, अब हम 5 ईयर प्लान पे नहीं जाएंगे, हम एक प्लानिंग करने का एक नया कॉन्सेप्ट लेकर आते हैं। हम क्या करेंगे, एक प्लान हम बनाएंगे, उस प्लान पे 1 साल तक काम करेंगे। 1 साल के बाद उस प्लान को हम करेंगे रिव्यू करने के बाद जो भी गड़बड़ हो रही है उन गड़बड़ों को सॉल्व करेंगे और वापस से हम प्लान करेंगे। मतलब एक काइंड ऑफ चीजें रोल हो रही थी कि आपने कोई चीज करी, एग्जीक्यूट करने के बाद आपने उसको ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्वेशन में जो मिस्टेक्स निकली उनको रेक्टिफाई किया, रेक्टिफाई करने के बाद उन पे वर्क करा और फिर नया प्लान बनाया, जो कि बड़ा अच्छी चीज थी। तो ये जो प्लान बनाया गया इसका नाम दिया गया रोलिंग प्लान। क्यों रोलिंग प्लान बोलते हैं आपको समझ में आ गया होगा। द मीनिंग ऑफ द रोलिंग प्लान दैट नाउ एवरी ईयर, हर साल बता दिया मैंने, द परफॉर्मेंस ऑफ द प्लान विल बी असेस्ड एंड अ न्यू प्लान विल बी मेड नेक्स्ट ईयर बेस्ड अपॉन दिस असेसमेंट। वही चीज है, आप 1 साल देख रहे हो, असेस कर रहे हो प्लान को, और जो अगले साल जो प्लान बनाया जाएगा वो उसी असेसमेंट के ऊपर बेस्ड होगा, जैसे कि हमने बात करी। इस प्लान को गुन्नार मैंडल प्लान के नाम से भी जाना जाता है। ये प्रश्न पूछा गया है, नोट कर लीजिएगा। अगेन 1 साल के बाद कुछ चीजें हुई, है ना। ओबीसी वाली बात आ गई थी, आरक्षण की, खुल के बात करेंगे कभी उस पर। और सरकार जो है ये गिर जाती, वापस से कांग्रेस की सरकार आती है ना। यहाँ पर मोरारजी देसाई, वापस से कांग्रेस की सरकार आती है और आता है हमारा 6 5 ईयर प्लान। इंदिरा गांधी जी अगेन देश के प्रधानमंत्री बनती हैं। 6 5 ईयर प्लान आता है। इसमें ऑब्जेक्टिव थे इंक्रीज नेशनल इनकम, गरीबी हटाना, अनएम्प्लॉयमेंट को हटाना, मॉडर्नाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी। अब देखिए मॉडर्नाइजेशन धीरे धीरे यहां पर आता जा रहा है, बिकॉज पूरी दुनिया के अंदर कंप्यूटर्स जो है वो अपना कमाल मचाना शुरू कर रहे थे। ठीक है, यहां तक ये चीज हो गई थी।
टारगेट रखा 5.2% और अचीव भी कर लिया, क्योंकि कोई समस्या नहीं थी, बड़ी स्मूथली सारी चीजें चली, तो इस चीज को हमने अचीव भी कर लिया। अब नेक्स्ट आता है इसमें अचीवमेंट के अंदर हम बात करें, बहुत सारे अचीवमेंट्स हैं, बट सोशल अटेंशन वाज पेड टू द रिमूवल ऑफ पॉवर्टी। गरीबी हटाने के लिए कुछ अलग तरीके के प्रोग्राम्स यहां पर लॉन्च करेंगे। देखिए गरीबी बहुत बड़ी समस्या थी, आज भी उस समय पर भी थी, तो कई प्रोग्राम सरकार ने लॉन्च करे, जैसे इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम IRDB के नाम से, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम NREP के नाम से, रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम काफी फेमस हुआ सा RLEGP के नाम से। इसके बाद 15 अप्रैल 1980 को 6 और बैंक्स को नेशनलाइजेशन किया गया, पहले 14 किए थे, फिर 6 और को कर दिया। याद रखिएगा दोनों जो है वो इंदिरा गांधी जी के समय पर ही हो रहे हैं। नाबार्ड बनाया गया 1982 में, नाबार्ड मतलब नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इसके बारे में भी हम काफी डिटेल में बात करेंगे जब बैंकिंग पढ़ेंगे। तो ये अचीवमेंट इस समय पर किए गए थे। इसके बाद आता है हमारा 7th 5 ईयर प्लान। 7th 5 ईयर प्लान, राजीव गांधी जी देश के प्रधानमंत्री कंप्यूटर को लेकर आए, वो इसलिए क्या कहा जाता है कि फादर ऑफ कंप्यूटर इन इंडिया या फादर ऑफ टेक्नोलॉजी इन इंडिया, जो कि एक टेक्नोलॉजी को देश में लेकर आए, वो कौन थे? राजीव गांधी जी ही थे। कई लोग विपक्ष में भी थे, बहुत सारे लोगों ने इस चीज का विरोध भी किया था। बैलगाड़ी के ऊपर जो है वो पार्लियामेंट के बाहर एक आंदोलन किया था कि नहीं नहीं ये नहीं करना चाहिए, कंप्यूटर अगर लाएंगे तो जॉब चली जाएगी, जो एक डर था उसको जताया है यहां पर विपक्ष ने। पर स्टिल मॉडर्नाइजेशन करना बहुत जरूरी था देश के लिए, एक लंबी सोच थी उनकी, और यहां पर वो कंप्यूटराइजेशन किया उन्होंने, कंप्यूटर्स को इंट्रोड्यूस करा हमारे देश के अंदर। ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? टाइम देख लीजिएगा, स्पीडी डेवलपमेंट था। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जो थे उस समय पर डिप्टी चेयरमैन थे प्लानिंग कमीशन के। मनमोहन सिंह जी महान व्यक्ति आप उनको इसलिए बोल सकते हैं कि देश जब भी फाइनेंशियल क्राइसिस के अंदर था तो मनमोहन सिंह जी ने कहीं ना कहीं उसको निकाला है। कम बोलते हैं बट उनके जो विचार है जितना बोलते हैं वो बहुत इफेक्टिवली होते हैं, है ना। आप देखिएगा कि अभी भी हमारे देश में जब फाइनेंशियल क्राइसिस का लगभग ऐसा लगा था कि आ जाएंगे, तो उस समय पर हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने भी मनमोहन सिंह जी से सलाह मशवरा किया था। तो ये समझिएगा ना, जो व्यक्ति कम बोलता है इसका मतलब ये नहीं कि उसको कुछ नहीं आता है, इसका मतलब ये है कि जो वो बोलता है वो बहुत क्वालिटी वाला है, वो कुछ भी नहीं बोलने वाला है ना। तो ये चीज जरूरी है। चलिए ठीक है, टारगेट रखा गया 5.0% और 6.0% अचीव करा, बहुत अच्छा प्लान गया। 1990 की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, 1985 से 1990 तक। फिर उसके बाद मनमोहन सिंह जी यहाँ पर थे। इसके बाद दुखद दुर्घटना हुई, उसके बारे में अभी बात नहीं करेंगे। और 1992 के अंदर वापस से एनुअल प्लान्स को लाने पड़े। क्यों लाने पड़े? बिकॉज एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी देश के अंदर आ गई थी, एक्सेसिव बोरिंग हो गई देश की, बहुत ज्यादा बोरिंग हमने ले लिया, फाइनेंशियल क्राइसिस आ गए और हमारे पास बहुत कम पैसा बचा। याद रखिएगा सिर्फ $1 बिलियन बचा, जो कि सफिशिएंट था 3 वीक्स तक चलाने के लिए। मतलब बाहर से हम जो ऑयल परचेस कर रहे हैं वो सिर्फ 3 वीक तक परचेस कर सकते थे, इतना पैसा हमारे पास बचा था। क्योंकि देखो ऑयल परचेस करोगे किसी देश से, क्रूड ऑयल परचेस करोगे तो उसको परचेस करने के लिए सीधी सी बात है आप रुपए तो नहीं दोगे ना, आप डॉलर दोगे, सीधी सी बात है। तो इतना कम पैसा बचा, हम लोग जो है वो हम IMF के पास गए, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो कि एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन है, उसके पास हम गए। हमने अपना गोल्ड वहां पर गिरवी रखा, जितना गोल्ड हमारे पास था, रिजर्व गोल्ड था, उसको वहां पर गिरवी रखा और वहां से हमने फंड उठाया, पैसा उठाया और इकोनॉमी की देश को चलाया। बट वहां से भी एक शर्त ये थी कि अब आप अपने देश के दरवाजे सभी के लिए खोलोगे, मतलब दूसरे देश के लोग आकर भी, दूसरे देश की कंपनीज भी आके आपके देश में व्यापार कर सकती है, आप ऐसे पॉलिसीज लेकर आओ। बात माननी पड़ी, दबाव में थे और हम लेकर आए एक पॉलिसी जो कि बहुत अच्छी थी, वो थी हमारी LPG पॉलिसी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। ये नई इकोनॉमिकल पॉलिसी 1991 के अंदर लेकर आए। इस पॉलिसी को लाने में भी डॉक्टर मनमोहन सिंह का बहुत बड़ा योगदान है। जिस समय पॉलिसी आई, PV नरसिम्हा राव जो है वो हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, नोट कर लीजिएगा। इस पॉलिसी के अंदर भी, इस समय पर भी डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जो है वो देश को फाइनेंशियल क्राइसिस से बचाकर लेकर आए थे, तो बहुत बड़ी बात है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एनुअल प्लान्स। 1990 से लेकर 1992 तक चले। The 8th plan couldn't be implemented because of the rapid changes in the political arena. सेंट्रल बहुत सारे चेंजेस यहां पर हो रहे थे। अब इसके बाद आता है हमारा 8th प्लान। 8th प्लान जो है वो 1992 से 1997 तक चला। इसके ऑब्जेक्टिव थे आते क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, प्राइमरी हेल्थ फैसिलिटीज को इंप्रूव करना, इकोनॉमिकल पॉलिसी को इंप्लीमेंट किया गया हमारे देश में, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन वाली पॉलिसी को। प्राइवेट सेक्टर पे ज्यादा फोकस किया गया बिकॉज LPG में जो P था वो क्या था? प्राइवेटाइजेशन था, ऑब्वियसली जरूरी था। एक बहुत इंपॉर्टेंट योजना यहां पर निकाली गई जिसका नाम था प्रधानमंत्री रोजगार योजना। टारगेट ग्रोथ रखी गई 5.6%, बहुत अच्छा अचीव हमने करा, 6.8% हमने अचीव करा। देश जो है वो धीरे धीरे इकोनॉमिकली मजबूत होता जा रहा था। कई सारे रीजंस थे, देखा हम लोगों ने।
इसके बाद 9th प्लान आता है 1997 से 2002 तक। अब जो प्लान सारे उसमें कोई बहुत कुछ ऐसा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, बट कुछ चीजें होगी जो मैं आपको बता दूंगा। 1997 से 2002 तक ही चला। इसका जो ऑब्जेक्टिव था ये याद रखना, ग्रोथ विद सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी की बात यहां पर की गई, ठीक है। इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ, लोगों की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसको इंप्रूवमेंट करने की बात की गई। सिर्फ जीना नहीं है, अच्छी जिंदगी जीना है, तो उसके लिए उसको इंप्रूव करने के लिए सरकार ने कई सारे प्रोग्राम चलाए, कई हेल्थ फैसिलिटीज को इंक्लूड किया, बहुत सारी चीजें इसके अंदर करी। रीजनल बैलेंसेस को किया गया। इसके अलावा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने की कोशिश की गई। मतलब वही सारी चीजें चल रही है जिसके लिए हम हमेशा टारगेट करते हैं। टारगेट ग्रोथ 6.5 रख दिया, बहुत ज्यादा, पर अचीव कर पाए 5.4% ही, मतलब ये फेल ही हो गया, समझ के चलिएगा कि बहुत जो टारगेट रखा है उससे कम ही हम अचीव कर पाए। इसके बाद 10th 5-year प्लान आता है 2002 से 2007 तक। मॉनिटरेबल टारगेट्स इसका ऑब्जेक्टिव रखा गया, क्योंकि इसके पहले वाला प्लान फेल हो गया, तो जो टारगेट आप रख रहे हो उसको मॉनिटर करना जरूरी है, हर सेक्टर को मॉनिटर करना जरूरी है, यही इसका ऑब्जेक्टिव रखा गया। इसके बाद यहां पर ये एम था कि 10 साल के अंदर जो पर कैपिटल इनकम है, जो प्रति व्यक्ति आय है, उसको हम डबल कर देंगे। काफी अच्छा एम था और लगभग कर भी दिया था इसके अंदर। इसके बाद रिड्यूसिंग स्कूल ड्रॉप आउट रेट, ये भी एक चीज कही गई, क्योंकि शिक्षा पर इस प्लान में ज्यादा जोर दिया गया कि जो लोग स्कूल छोड़कर चले जाते हैं, जो ड्रॉप आउट रेट है स्कूल ड्रॉप आउट्स का, उसको कम करना बहुत जरूरी है। वो ज्यादा रहेगा तो फिर देश ग्रो नहीं कर सकता, इसकी बात की गई, जो कि सही भी थी। टारगेट 8.1% काफी ज्यादा रखा गया, अचीव 7.7% कर लिया। फेल तो हम नहीं बोल सकते क्योंकि बहुत अच्छा अचीव हमने कर लिया। पुराने आप प्लान देखेंगे उससे काफी अच्छा यहां पर अचीव करा। उसके बाद 11th प्लान आया, 2007 से लेकर 2012 तक चला। रैपिड एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ इसका ऑब्जेक्टिव था। ऑब्जेक्टिव याद रखिएगा, ये पूछा जा सकता है। दूसरा ऑब्जेक्टिव था फाइनेंशियल इंक्लूजन। फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब ये होता है कि देश के हर व्यक्ति को फाइनेंशियल सर्विसेज से जोड़ना, कि हर व्यक्ति का बैंक में अकाउंट होना चाहिए, उसका इंश्योरेंस होना चाहिए, मतलब जो नॉर्मल पॉपुलेशन है उसको फाइनेंशियल सर्विसेज से जोड़ना, फाइनेंशियल इंक्लूजन का गोल रखा गया। इसी 5-year प्लान में आधार कार्ड इंट्रोड्यूस किए गए। टारगेट ग्रोथ 9% रखी गई, अचीव हमने किया, कितना किया, 8% ही अचीव कर पाए, बट ठीक है, 8% भी कोई बहुत बुरी चीज यहां पर नहीं थी। इसके बाद 12th 5-year प्लान, जो आखिरी पंचवर्षीय योजना थी, 2012 से लेकर 2017 तक चली। ऑब्जेक्टिव इसका याद रखना, पूछा जाता है फास्टर, मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ, और यहां पर गरीबी हटाना, एग्रीकल्चर आउटपुट बढ़ाना, ये सारी चीजें तो हुई सही, पर जो सबसे बड़ी चीज हुई वो हुई स्वच्छ भारत अभियान। और स्वच्छता ने भारत को, स्वच्छता के अंदर भारत नंबर 1 बना। बहुत बड़ी बात है स्वच्छ भारत अभियान। दुनिया के जितने भी देश हैं जहां पर जितने भी अभियान चल रहे हैं इस तरीके के, सबसे सफल अभियान स्वच्छ भारत अभियान है, याद रखिएगा। आप देखिए क्लीन इंडिया कितना पॉपुलर रहा है, हर नागरिक ने इसमें बढ़ चढ़कर योगदान दिया है, तो ये बहुत फेमस हमारा है और बहुत ज्यादा भी हम कह सकते हैं कि ये इसने अचीव भी करा है, सक्सेसफुल भी रहा है। और यहां पर जो टारगेटेड ग्रोथ थी वो कितनी करी गई, 8% यहां पर की गई, है ना, याद रखिएगा। इसके अलावा यहां पर इस प्लान के अंदर जो है एक ड्राफ्ट 14 की एरियाज के अंदर एक ड्राफ्ट तैयार किया गया कि 14 जो इंपॉर्टेंट एरियाज है देश के, उनमें डेवलपमेंट की जरूरत है, ये बात भी इसके अंदर की गई थी। जैसे 14 एरियाज कौन से थे, रूरल ट्रांसफॉर्मेशन यहां पर था, नेचुरल रिसोर्सेस था, एनर्जी ट्रांसपोर्टेशन था, एजुकेशन था, हेल्थ था, वो सारे एरियाज जो किसी भी देश की इकोनॉमी के लिए और इकोनॉमी के साथ साथ एक सोशल लेवल को मेंटेन करने के लिए बहुत जरूरी है, तो उनको डेवलप करने की बात यहां पर की गई। इसके बाद हमारा जो है वो नीति आयोग आ गया है, और नीति आयोग जो है उसके बाद क्या काम करता है आप सभी जानते हैं, प्लानिंग कमीशन की जगह ले ली है। अब कुछ प्रश्न कर लेते हैं, इस प्रश्न के आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। पहला, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज द डैश ऑफ द नीति आयोग। जो हमारे देश के प्रधानमंत्री होते हैं वो नीति आयोग के क्या होते हैं, किस पोस्ट पर होते हैं नीति आयोग के अंदर, आसान प्रश्न है। नेक्स्ट, नीति आयोग वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड ऑन, नीति आयोग कब बना था, डेट्स यहां पर दे के रखिए, डेट आपको बताना है कि नीति आयोग कब बना था। इसके बाद, द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ द सर्वोदय प्लान, सर्वोदय प्लान किसने बनाया है, यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ये सीडीएस के ही क्वेश्चंस है, प्रीवियस ईयर में पूछे गए, तो ये कुछ प्रश्न हमने यहां पर देखे और प्लानिंग इन इंडिया को हमने अच्छे से समझा है। आई होप आपको चीजें समझ में आई होगी, बिकॉज एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए मैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मिलता हूं, आप सभी अपना ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ा सा हम बैंकिंग के बारे में जानेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।